सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं SRFP सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ जो लोग नए हैं उनको कि मैंने एक स्टार्ट किया है सीरीज़ NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज़। ये स्टार्ट मैंने क्यों किया, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल कराया था, उससे मुझे पता चला था कि मोर देन 90% लोगों को NCERT ठीक से पढ़ने ही नहीं आता। ठीक है, कि कैसे पढ़े ताकि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है तुम्हें रिकॉल हो जाए कि NCERT के किस लाइन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो वो उसका अच्छा NCERT को सही तरीका क्या है पढ़ने का कि आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो। पहली रीडिंग में कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो जैसे जैसे 8-10 रीडिंग करते हो, 7-8 रीडिंग करते हो, तो ये और क्वेश्चन फ्रेम होते हुए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कि हर लाइन को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत मल्टीपल रीडिंग करने की जरूरत होती है, तब जाके वो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर चैप्टर को कम से कम अपने प्रिपरेशन के वक्त 15-20 बार तो कम से कम पढ़े ही थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है कि ऑलमोस्ट हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने पढ़ाए भी हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को, तो उससे भी पता चला कि उससे भी मुझे आइडिया है कि ऑलमोस्ट हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपका जो है वो समय थोड़ा बच जाएगा क्वेश्चन फ्रेम करने में। ठीक है, आप वो पैराग्राफ देखोगे, आपको ऑलरेडी रिकॉल हो जाएगा ये लेक्चर देखने के बाद कि अच्छा इस लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 4-5 बार रिवाइज कर लेना है, 5-6 बार रिवाइज करके उसको दिमाग में बैठा लेना है। ऑलमोस्ट आपके सारे NCERT रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्ट लाइन से आएंगे वो क्वेश्चन सही होने लगेंगे। इसके अलावा मैं जो है लास्ट 10 ईयर के PYQs भी कराऊंगा, ये दिखाने के लिए कि देखो मोर देन 90% जो क्वेश्चन आता है नीट में वो डायरेक्ट NCERT के लाइन से आता है। ठीक है, यानी अगर तुम NCERT को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 320 प्लस मार्क्स जो है ना सिर्फ NCERT करने से ही आ जाएगा। पहले अगर तुम्हारे 320 प्लस मार्क्स बन जाए उसके बाद एक्स्ट्रा करने की सोचो। और मैं 10% जो है एक्स्ट्रा भी कराता हूँ जो कि NCERT रिलेटेड होता है, एक्स्ट्रा NCERT रिलेटेड। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि मतलब जिसके आने के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि मैंने अपने NCERT में इंक्लूड कर रखा था बार बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं एक्स्ट्रा भी कवर करा दूंगा जिससे NCERT समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, और प्लस उसके अगर आउट ऑफ NCERT भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी तुमसे हो जाए। ठीक है, मैं अपना खुद का नीट 2023 में स्कोर बता देता हूँ, मेरा 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए थे। ठीक है, यानी तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर कि मैं बायोलॉजी अच्छा जानता हूँ। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें ये लेक्चर करने से पहले ना 1 से 2 बार ना ट्राई करो कि NCERT खुद से रीड कर लो पहले। ठीक है, खुद से रीड किए रहोगे तो जितने टर्म्स हैं वो तुम्हें पहले से पता होंगे, तो उसके बाद मैं जितना बताते जाऊंगा उस पर तुम्हारा फोकस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें टर्म्स तो पता है तो तुम्हें जो जो डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, और हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हुए चल रहा है उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। इस चैप्टर को मैं बता देता हूँ कि 3 पार्ट्स में मैं कराऊंगा। कैसे 3 पार्ट्स में, तो पार्ट 1 में क्या करेंगे ना, हम डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर साइंटिस्ट करेंगे, और पॉलिनेशन से पहले तक का जितना है ना वो सब पार्ट 1 में कर लेंगे। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करेंगे, और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो टॉपिक है वो अच्छे से करेंगे। यानी बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना टॉपिक, उससे पहले जितना NCERT में है वो अच्छे से करेंगे। पार्ट 3 में हम डबल फर्टिलाइजेशन टू समरी तक हम पूरे एकदम अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन NCERT को करते हुए चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो फ्रेम करते हुए। अब देखो ये जो लेक्चर है तुम अपने पेस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, 1.5x 2x जो भी तुम्हारा पेस हो उसके अकॉर्डिंग देख के अपना समय बचाओ। और मैं लास्ट में PYQs कराऊंगा, मतलब हर लेक्चर के लास्ट में मैं PYQs कराऊंगा, तो और तुम्हें दिखाऊंगा कि NCERT से ही मोस्टली क्वेश्चन है। ठीक है, और जिन्हें PYQs मतलब मुझसे नहीं करने डायरेक्ट करने तो वो ये PYQs स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना समय बचा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्शन में क्या है, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी जो है स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। ठीक है, व्हेन वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल, स्पेसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर, थ्रेटेंड बाई नेचुरल अनलेस थ्रेटेंड बाई नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म डाई करते हैं बिना, मतलब इसमें कोई फेल नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, लेकिन स्पेसीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे, मिलियन ऑफ ईयर्स रहेंगे। ठीक है, अनलेस कोई नेचुरल एक्सटिंक्शन ना हो जाए, कोई ड्रॉट ना आ जाए या फिर कुछ ऐसा, या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मतलब जो मानव द्वारा निर्मित एक्सटिंक्शन है, जैसे न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो गया तब एक्सटिंक्शन हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पेसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो बिना रिप्रोडक्शन के स्पीसीज जो है वो लंबे समय तक नहीं रह सकते। ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल। हर इंडिविजुअल जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने बच्चे पैदा करती हैं, चाहे वो असेक्सुअल मीन्स हो या फिर सेक्सुअल से। अगला लाइन से एक AR क्वेश्चन बन सकता है। अगला लाइन से क्या AR क्वेश्चन बनेगा
कि इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल मोड ऑफ, अजर्सन बोल रहा हूँ, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहांस्ड। अजर्सन ये है, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहांस्ड। मैं रीजन दे रहा हूँ, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ओल्डर वेरिएंट्स। तो अजर्सन ट्रू हो जाएगा लेकिन रीजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल क्या करता है? क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो सेम क्वेश्चन कर देते हैं, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सर्वाइवल एडवांटेज इज एनहांस्ड, और मैं रीजन दूं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट, तो यहाँ पे अजर्सन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इस यूनिट में हम क्या करेंगे? डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस फ्लावरिंग प्लांट में, फिर ह्यूमंस में देखेंगे। ठीक है, और फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी, और कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अवॉइड किया जा सकता है, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पंचम महेश्वरी जी के बारे में। ठीक है, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और वो उनका देहांत जो है 1966 में हो गया था। तो पहले तो उनका जन्म कब हुआ था? तो नवंबर 1904 में हुआ था, 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर के राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि पंचम महेश्वरी वॉज, ए दे देगा बॉटनिस्ट, बी जूलॉजिस्ट, सी दे देगा फिजिसिस्ट। तो क्या थे? तो ये एक बॉटनिस्ट है, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा ये जो है इलाहाबाद गए थे कि अपने हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे वो किससे मिले थे? डॉक्टर डब्ल्यू डंजियन से, जो कि एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। ठीक है, तो ही मेट किसको? तो डॉक्टर डब्ल्यू डंजियन कौन थे? अमेरिकन मिशनरी टीचर। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ब्रिटिश मिशनरी टीचर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और उनके वजह से इनका किस में डेवलप इंटरेस्ट हुआ? तो बॉटनी में और खासकर मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, अब देखो इनसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन कि ये बॉटनिस्ट थे, प्लस उन्होंने किनसे मिला? डॉक्टर डब्ल्यू डंजियन से। ठीक है, और उसके बाद वो कौन थे? तो अमेरिकन मिशनरी टीचर थे डॉक्टर डब्ल्यू डंजियन। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ये चेंज कर सकता है कि अमेरिकन को ब्रिटिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो आएगा उनके ये जो पैराग्राफ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, Who popularized the use of embryological characters in taxonomy? ऑप्शन ए दे देगा लिनियस, दे देगा ऑप्शन बी पंचम महेश्वरी, ऑप्शन सी दे देगा एरिस्टोटल। तो पंचम महेश्वरी जो है उन्होंने पॉपुलराइज किया था यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम भी किया था। ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। उन्होंने और क्या? हु एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने ही किया था, पंचम महेश्वरी जी ने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी किसके लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है? तो एम्ब्रियोलॉजी, रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एज अ इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश किया था इन एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के रिसर्च के लिए। ठीक है, उसके अलावा उनका जो है उन्होंने इस पे इम्फेसाइज किया था, किस पे? तो आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। जो इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं उसके आर्टिफिशियल कल्चर पे के वर्क पे भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। ठीक है, उनका एक काम है, क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड अक्लेम भी जीता था। ठीक है, उनको और अवार्ड्स या फिर फेलोशिप कौन कौन से ऑफर हुए थे? तो फेलोशिप हुए थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में उन्हें फेलोशिप ऑफर हुआ था। ठीक है, ऑनर किया गया था फेलोशिप से, और भी अदर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने पहली जो टेक्स्ट बुक थी बायोलॉजी के जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, वो 1964 में ये बना था एनसीईआरटी का। उसको उनमें उनके ही लीडरशिप के अंडर ये पहली बुक आई थी 1964 में। एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की पहली बुक आई थी इन्हीं के लीडरशिप में आई थी। तो देखो ये जो है ना, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने थोड़ा ऊपर में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेना, पंचनन महेश्वरी, सॉरी पंचम महेश्वरी नहीं, पंचनन महेश्वरी। ठीक है, पंचम नहीं, पंचनन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला तो पंचम महेश्वरी जी का जन्म जो है नवंबर 1904 में हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। और कब तक थे? यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 1966 तक। ठीक है, उसके अलावा इलाहाबाद में
वो क्या आप करने गए थे, अपना डॉक्टरेट ऑफ साइंस किससे मिले थे, डॉक्टर डब्ल्यू डडजियन से। उन्होंने इंस्पायर किया था किस लिए उनको, तो बॉटनी में इंटरेस्ट उनका डेवलप किया था। उसके अलावा उनका वर्क किस में था, एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे उन्होंने काम किया था। फिर किसका पॉपुलराइज किया था यूज, एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टेक्सोनॉमी में किसने पॉपुलराइज किया था, तो पंचनन महेश्वरी जी ने। ठीक है, इस्टेब्लिश क्या किया था, तो बॉटनी का डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सेंटर किस चीज़ के लिए है, तो ये दोनों के लिए क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयलॉजी एंड टिश्यू कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है। उसके अलावा देख लो इंपॉर्टेंट रिसर्च इन एम्ब्रॉयलॉजी एंड टिश्यू कल्चर के लिए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोस पे जो है कि वर्क पे काफ़ी जोर दिया था। उनका और वर्क क्या था, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्राओवेरियन पॉलिनेशन जो है, उससे उनको वर्ल्ड वाइड अक्लेम मिला था। ठीक है, उसके अलावा उनको अवार्ड्स एंड फेलोशिप कौन कौन से ऑफर हुए थे, तो अवार्ड एंड फेलोशिप में देखा जाए तो उनको फेलोशिप ऑफर हुआ था इसका क्या बोलते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। फिर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, उनके लीडरशिप में हमें क्या, फर्स्ट बुक जो बायोलॉजी की थी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, जो NCERT की पहली बुक थी 1964 में, इन्हीं के लीडरशिप में आई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला लाइन, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, the scents and the perfume that we swoon over, the rich color that attracts us are all there as an aid to sexual reproduction। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जो थे हैं वो क्यों हैं, तो उन किसके लिए, तो वो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो इससे भी अजर्सन बन सकता है कि अजर्सन ये हो सकता है कि द मेरिट्स ऑफ फ्लावर सेंट्स एंड परफ्यूम्स इन फ्लावर्स आर हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो फ्लावर्स हैं, सेंट और परफ्यूम जो है वो एक तरह से ये क्या पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ठीक, अगला लाइन से इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, ऑल मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ट्रू और फॉल्स। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट ऑल फ्लावरिंग प्लांट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल फ्लावरिंग प्लांट जो है वो शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अगले लाइन से एक और क्वेश्चन बन सकता है, द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स बट नॉट फ्लोरल पार्ट्स, द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स बट नॉट फ्लोरल पार्ट्स शोज अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो गलत है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया था बट नॉट फ्लोरल पार्ट्स तो ये गलत हो जाएगा। ये अमेजिंग रेंज ऑफ बहुत रेंज ऑफ एडेप्टेशन शो करते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो एंड प्रोडक्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो फ्रूट एंड सीड्स। तो इस लाइन से भी थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस आगे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे चैप्टर में मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आगे, ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है फ्लावर्स के साथ। फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक भी है, ठीक है, ऑर्नामेंटल भी है, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ भी होते हैं फ्लावर्स के। कैसे कि ये फ्लावर्स जो है यूज़ किए गए हैं सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। ठीक है, इससे अब ये देख लो फ्लावर में ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये सेपल्स है, ये पेटल है। अब ग्रुप ऑफ सेपल को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट याद करो, क्या बोलते थे, कैलिक्स बोलते थे, और पेटल के ग्रुप को क्या बोलते थे, कोरोला बोलते थे। ठीक है, ये क्या है, एंथर है, ये स्टिग्मा है, और ये फिलामेंट है। स्टामिन के तीनों पार्ट है, एंथर, स्टिग्मा और फिलामेंट। ये क्या है, पिस्टिल के दोनों पार्ट, स्टाइल और ओवरी। और इसको क्या बोलते हैं, इस पे जिस पे ओवरी है उसको बोलते हैं रेसिप्टेकल। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हम एक यहाँ से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल, ट्रू और फॉल्स। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूँ फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये लाइन याद नहीं भी रहा तो भी मतलब तुम सही कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड ही तुम सही कर सकते हो। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल, ट्रू, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तुमने वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ाई है। फिगर 1.1 जो डायग्राम ये है वो हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक जो नेक्स्ट लाइन है ना इसमें, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू टेक फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। ये जो है एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले ही द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू टेक द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस, ये मैं अजर्सन दे दूंगा, ठीक है। अजर्सन क्या है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। रीजन फिर मुझे क्या देना होगा, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफ्रेंसिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। तो ये रीजन अजर्सन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब ये क्या कह रहा है कि एक फ्लावर होने से पहले ही ये डिसाइड हो चुका है कि वहाँ पे फ्लावर जो होगा, ठीक है। वो कैसे, तो बहुत से हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं, जो कि क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम, जिससे फ्लावर डेवलप होगा, ठीक है। तो ये अजर्सन क्या हो गया, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। Adjacent reason several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordium। तो adjacent भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस फॉर्म्ड होंगे जो क्या बियर करेंगे, फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बियर फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोएशियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। तो इसमें एक स्टेटमेंट बेस थोड़ा घुमा के क्वेश्चन ये बन सकता है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द गाइनोसियम एंड एंड्रोएशियम रेस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। तो अगर थोड़ा सा मैं उल्टा कर दूँ ना, यहाँ पे गाइनोसियम कर दूंगा, तो लेकिन मेल कौन है, एंड्रोएशियम, फीमेल क्या है, गाइनोसियम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें गाइनोसियम की जगह एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम की जगह गाइनोसियम और इसके बाद रेस्पेक्टिवली लिख दूँ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंड्रोएशियम क्या है, जो ग्रुप ऑफ स्टामेन है ना उसी को हम एंड्रोएशियम बोल रहे हैं, और जो ग्रुप ऑफ ओवरीज और क्या बोलते हैं पिस्टिल जो है, कार्पेल जो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोसियम, ठीक है। ये वुड रिकलेक्ट द एंड्रोएशियम कंसिस्ट ऑफ अ हॉर्ल ऑफ स्टामिन को क्या बोल रहे हैं, एंड्रोएशियम, विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनोसियम जो है वो गाइनोसियम क्या, हॉर्ल ऑफ पिस्टिल, और उसको क्या बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब चलो हम आगे से अब जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं ना उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अराइज हो सकता है, ठीक है। अब देखो स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखो ये जो फिगर जो 1.2 है वो क्या शो कर रहा है, ये वाला ए फिगर 1.2 है, ये जो है टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टामेन। स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या क्या है, एक तो ये फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है वो, और दूसरा एंथर। तो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। अब इस लाइन से मैं क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड थिक स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लॉन्ग थिक नहीं, स्लेंडर पतला स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और क्या बन सकता है, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल ऑलवेज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने जनरली की जगह ऑलवेज कर दिया कि ऑलवेज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। एंथर क्या ऑलवेज ही बाइलोब्ड होगा, ये बात गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, यानी कि स्टामेन में क्या होता है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक होता है, नॉट थिक स्टॉक, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट। और जो टर्मिनल एंड है इसका, ये जो स्टॉक है फिलामेंट का, जो टर्मिनल एंड है उस पर क्या है, एंथर है, वो जनरली बाइलोब्ड होता है। पहले तो टर्मिनल एंड पे होता है, ठीक है, नॉट प्रॉक्सिमल एंड। अगर मैं बोल दूँ प्रॉक्सिमल पे एंड पे होगा तो गलत हो जाएगा। तो टर्मिनल एंड पे होगा और जनरली बाइलोब्ड होगा, नॉट ऑलवेज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल तुम देख लो, जो एंथर बाइलोब्ड होता है वो मेजोरिटी ऑफ प्लांट में बाइलोब्ड ही होता है, जैसे फेबेसी फैमिली हो गया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन एग्जांपल है एंथर यूनिलोब्ड किस में हो सकता है, तो चाइना रोज जो तुम देखे हो ना मालवेशी फैमिली के अंदर, इसमें जो होता है एंथर यूनिलोब्ड होता है। ये आगे जो डाइथेकस मोनोथेकस क्या है वो मैं आगे पढ़ कराता हूँ, ठीक है। तो एंथर यानी यूनिलोब्ड भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, नॉट ऑलवेज। अब देखो जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट है इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर, ठीक है। यानी जो ये एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, वो या तो
जैसे ये देख लो, ये जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच्ड होगा, या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा, ठीक है, जो थैलेमस है, थैलेमस बोलो या रिसेप्टिकल, उससे अटैच्ड होगा, या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर। अब ये जो स्टामेन है ना, तुम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे देखोगे कि स्टामेन जो है वो थैलेमस पे भी अटैच हो सकता है, पेटल पे भी अटैच हो सकता है, और जो लिली वाली फैमिली है ना उसमें टेपल्स पे भी अटैच हो सकता है। अब टेपल्स क्या है थोड़ा समझते हैं। जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड जो है ना, प्रॉक्सिमल एंड जो है फ्लावर का, वो थैलेमस से भी अटैच हो सकता है, पेटल से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, और टेपल से भी अटैच हो सकता है। अब देखो, जब ये पेटल से अटैच होता है ना, पेटल से, पेटल ऑफ द फ्लावर से जब थैलम ये प्रॉक्सिमल एंड स्टामेन का, सॉरी स्टामेन का नॉट फ्लावर, यहाँ पे स्टामेन होगा, ठीक है। स्टामेन का जो प्रॉक्सिमल एंड जो है वो अगर पेटल से जब अटैच होगा तो इसको इपीपेटालस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो सोलानेसी फैमिली, जिसमें कौन सा कंडीशन होता है, इपीपेटालस फैमिली, इपीपेटालस होता है। सोलानेसी में फैमिली का मेंबर क्या है, ब्रिंजल। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और जो लिली फैमिली थी उसके अंदर क्या था, टेपल्स थे। अब ये टेपल्स क्या होता है, पहले तो ये टेपल्स क्या होता है, देखो टेपल्स जो है ना वो तुम उसी में पढ़ोगे कि अब जो कुछ में क्या होता है ना, कुछ फैमिलीज में जैसे कि लिलीज वाली फैमिली में जो सेपल और पेटल्स जो होते हैं ना वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। यानी जो सेपल और पेटल लेते हैं उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेपल और पेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो उसको हम टेपल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जो प्रॉक्सिमल एंड है स्टामेन का वो टेपल से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे इपीटेपालस या फिर इपीफाइलस, ठीक है। अगर टेपल से अटैच है तो टेपालस और इपीफाइलस, एग्जाम्पल इसका लिली है। यानी प्रॉक्सिमल एंड जो है स्टामेन का वो थैलेमस से अटैच हो सकता है, पेटल से अटैच हो सकता है, पेटल से अटैच हो तो इपीपेटालस बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलेनेसी फैमिली, एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल, ठीक है। और अगर ये क्या बोलते हैं, अगर टेपल से अटैच्ड है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इपीटेपालस और इपीफाइलस, एग्जाम्पल इसका है लिली, ठीक है। इपीटेपालस और इपीफाइलस एग्जाम्पल लिली है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन है वो वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो इससे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि द लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज बट द नंबर आर कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि नंबर और लेंथ जो है वो दोनों ही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू आर टू कलेक्ट स्टामेन, अगर 10 अलग अलग फ्लावर से तुम कलेक्ट करो और उसको एक स्लाइड पे अरेंज करके तुम देखोगे तो तुम लार्ज वेरिएशन किसमें साइज में देख सकते हो, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, अगर तुम डाइसेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे और नीट डायग्राम बनाओगे तो तुम उसके रेंज इन शेप, अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर है उसको भी तुम अप्रिसिएट कर सकते हो कि एक तो शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, प्लस अलग कैसे अटैचमेंट जो है एंथर का वो भी डिफरेंट है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनेगा, एन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, ट्रू और फॉल्स। एन ए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एन टिपिकल की जगह ए टिपिकल कर दिया, एन ए टिपिकल। तो ए टिपिकल नहीं है, यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग टूथ थेका, दैट इज देयर डाइथेकस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अगर ईच मतलब मुझे तो हो गया था जब मैं पढ़ रहा था तो कि एक जनरली जो एक एंथर है एंजियोस्पर्म में वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। हर लोब में 2 थेका होते हैं, ठीक है, इसलिए डाइथेकस है। तो अगर हम मान के चले कि ये थेका है क्या, अगर इसको हम पोलन सैक से कंपेयर करें तो 2 थे, ये हैं क्या बोलते हैं, 2 पोलन सेक्स हैं हर लोब में, ठीक है। हर लोब में 2 पोलन सेक है। तो अगर एक लोब में 2 थेका है यानी कि पूरे एंथर में कितना थेका हो जाएगा, 4 थेका, ठीक है। तो फिर हम उस एंथर को डाइथेकस क्यों बोल रहे हैं, टेट्राथेकस बोलना चाहिए ना। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा दिक्कत है। जब एंथर बाइलोब्ड होता है ना उसी को हम डाइथेकस बोलते हैं, एंथर जब यूनिलोब्ड होता है ना तो उसको मोनोथेकस बोलते हैं। तो बाइलोब्ड जो होता है ऑलमोस्ट जनरली मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड होता है, एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली में होता है, ठीक है। लेकिन हर थेका के अंदर जो पोलन सेक है ना, पोलन सेक 2 होते हैं, मतलब हर लोब के अंदर 2 पोलन सेक होते हैं। तो अगर इसके पास 2 लोब हैं तो कितने पोलन सेक हो जाएंगे, 4 पोलन सेक। लेकिन जिसके पास 1 लोब है उसके पास कितना हो जाएगा, 2 पोलन सेक। तो एक्चुअल में जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं डाइथेकस या मोनोथेकस, तो ओवरऑल हम बाइलोब्ड अगर हो तब डाइथेकस बोलते हैं और यूनिलोब्ड हो तब मोनोथेकस बोलते हैं।
ऐसा नहीं कि अगर एक एंथर में मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है कि यहाँ पे 2 थेका को ना ऐसे पोलन सेक के से कंपेयर कर दिया, मतलब कि 2 थेका और पोल, ऐसा लग रहा है कि थेका और पोलन सेक सेम ही है। ठीक है, इसको अब मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जो हमारा 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, उसमें तुम ये देखो एंड्रोएशियम को, एंड्रोएशियम में बोल रहा है एंथर जो होता है वो डाइथेकस होता है, लेकिन जो फेबेसी फैमिली है उसमें क्या है ना कि एंथर बाइलोब्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम मान के चले कि हर लोब में 2 थेका होते हैं तो इसको तो एंथर टेट्राथेकस लिखना चाहिए, लेकिन जो बॉटनी में ये टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये डाइथेकस होता है। ठीक है, यानी ये लोब के टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर 2 लोब है तो डाइथेकस, 1 लोब है तो मोनोथेकस हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना और ऑप्शन को मतलब अच्छे से एनालाइज करके देखना कि अच्छा वो किसके टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्चुअल में जो मोनोथेकस और डाइथेकस है वो बाइलोब्ड और यूनिलोब्ड ये जो नेचर है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे बाइलोब्ड किस में होंगे, मोस्ट ऑफ द में, तो उसका एग्जांपल फेबेसी फैमिली है वो देख लो। लेकिन मोनोलोब्ड जो यूनिलोब्ड है वो किस में होता है, तो मालवेसी फैमिली में, जिसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस और चाइना रोज। ठीक है, तो इसमें जो है एक ही लोब होता है, लेकिन उस लोब के अंदर 2 पोलन सेक होते हैं, इसलिए बाइस्पोरेंजिएट बोलते हैं। लेकिन जनरली जो एंथर बाइलोब्ड होता है उसके अंदर हर लोब के अंदर 2 पोलन सेक होंगे, तो टोटल 4 पोलन सेक हो जाएंगे, यानी वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके अलावा अगला लाइन पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इन बाइलोब्ड एंथर, या फिर इन एन एंथर में बोल सकते हैं कि इन एन एंथर ओफन ट्रांसवर्स ग्रुप्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेका, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं अगला लाइन बोलूँ, इन एंथर ओफन अ ट्रांसवर्स ग्रुप रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेका, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की जगह ट्रांसवर्स बोल दिया। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो अलोंग द, देखो अलोंग द लेंथ जो है वो रन कर रहा है और ये देख रहे हो उसके, और वो थेका को ये सेपरेट कर दे रहा है। ठीक है, let us understand the various type of tissues and organization in the transverse section of an anther. The bilobe nature of an anther is very distinct in transverse section of the anther. जो bilobe nature है वो काफ़ी अलग होता है अगर उसका हम transverse section लेके देखें तो। एंथर कितना कैसा होता है, 4 साइडेड। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो इन जनरली द एंथर इज 3 साइडेड ट्राइगोनल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर एंथर इज 6 साइडेड हेक्सागोनल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये कौन सा स्टेट हो गया, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर है डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँ, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पोलन ग्रेन, ट्रू और फॉल्स, गलत। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप किस में करता है, तो पोलन सैक में, ना कि पोलन ग्रेन में। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊँ, द पोलन सैक और द माइक्रोस्पोरेंजिया, द पोलन सैक और द माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सटेंड ट्रांसवर्सली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटेंड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर, एंड पैक्ट किससे होते हैं, पोलन ग्रेन से। तो इस लाइन से एक अच्छा क्वेश्चन यही बन सकता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, गलत बात। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं, ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप होंगे, तो पोलन सैक में। ये देख लो, ये क्या है, पोलन सैक है दोनों। ठीक है, पोलन ग्रेन और पोलन सैक। ठीक है, ये लाइन ऑफ डिहिसेंस है, डिहिसेंस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ है माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर हेक्सागोनल इन आउटलाइन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। या फिर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूँ, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन एन एटिपिकल, टिपिकल की जगह मैंने अटिपिकल कर दिया, तो एन एटिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर इन आउटलाइन, गलत। जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जो जनरल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, तो सर्कुलर आउटलाइन होता है इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं सेम चीज़ को बोल दूं, इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन में सर्कुलर लगता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नहीं। ठीक है, पहली बात। और इट इज जनरली सराउंडेड, कितना लेयर से सराउंडेड होता है, तो 4 वॉल लेयर से। और कैसा, जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, कौन कौन से लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है, आउटर 3 लेयर जो है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, उनका फंक्शन क्या क्या है,
तो प्रोटेक्शन और उसके बाद डेहिसेंस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटर थ्री लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गया एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर का, कि पहला तो प्रोटेक्शन देंगे और दूसरा डेहिसेंस में। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, टेपेटम। इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, वो 4 वॉल लेयर में टेपेटम। इसका फंक्शन क्या है, पहला तो नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। देख लो यहाँ पे पोलन ग्रेन लिखा हुआ है, नीट 2025 के क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे पोलन ग्रेन के जगह पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया था, अदर्सन रीजन में पोलन ग्रेन की जगह माइक्रोस्पोर मदर सेल कर दिया था। तो देख रहे हो ऐसे लाइन से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो सेल्स जो है टेपेटम के, उसके पास कैसे स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है या डेंस साइटोप्लाज्म, तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, एंड जनरली कितने होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो अगर मैं बोल दूं द सेल्स ऑफ टेपेटम हैज स्कैंटी साइटोप्लाज्म, गलत हो जाएगा। सेल्स ऑफ टेपेटम के पास कैसा हो, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट में बोलूँ द सेल्स ऑफ टेपेटम जनरली हैव ओनली 1 न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जनरली एक ही न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। अब ये टेपेटल सेल ये बाइन्यूक्लिएट कैसे हुए होंगे, तो सोच लो ना, कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा, यानी 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए होंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होंगे, यानी उनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से 2 क्या बोलते हैं, बाइन्यूक्लिएट स्टेज बन गए होंगे। अब देखो इस अगले लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एंथर जो है, व्हेन एंथर इज यंग a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। तो जब एंथर होता है, तो मैं इसमें क्वेश्चन बना दूंगा स्टेटमेंट बेस, व्हेन एंथर इज यंग a group of loosely arranged homogeneous cell called sporogenous tissue, तो गलत हो जाएगा। कॉम्पैक्ट की जगह अगर मैं लूज कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा व्हेन एंथर इज यंग a group of compactly arranged heterogeneous cells, ये गलत हो जाएगा। होमोजीनस सेल्स होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, नॉट हेट्रोजीनस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाई क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब सेंटर की जगह मैं बोलूँ कॉर्नर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन से भी 1-2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं स्टेटमेंट बेस। तो मतलब ध्यान क्या क्या रखना है कि कैसे स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल कैसे होते हैं, तो होमोजीनियस होते हैं। अरेंज कैसे होते हैं, तो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। कौन सा प्लेस को ऑक्युपाई करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। उससे पहले ना थोड़ा हम टेपेटम के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, देखो टेपेटम जो है, पहले ये देख लो, ये क्या है, यहाँ पे हमने जो पहली बात तो ये क्या है, ये चारों स्पोरोजिनस टिश्यू है। पहले ये एपिडर्मिस हो गया, इंडोथेसियम हो गया, ठीक है, और ये मिडिल लेयर हो गया, फिर टेपेटम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पोलन सेक, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। ये जो है अंदर क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया या पोलन से। जब एंथर यंग होता है तो क्या स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। ठीक है, अब इसको हम जूम करके देख रहे हैं, तो सबसे आउटर लेयर क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। फिर उसके बाद जो लेयर है क्या है, इंडोथेसियम हो गया, और उसके बाद क्या है, मिडिल लेयर। इन तीनों लेयर का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ये लेयर क्या हो गया, टेपेटम का अंदर वाला ये जो क्या हो गया, स्पोरोजिनस टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टेपेटम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पहला तो ये जनरली कैसा लेयर होता है, सिंगल लेयर। यहाँ पे देख लो ये वाला लेयर कैसा है, ये वाला लेयर सिंगल लेयर है कि नहीं, तो जनरली कैसा है, सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, यहाँ पे नीट 2025 के अजर्सन रीजन क्वेश्चन में क्या कर दिया था, डेवलपिंग पोलन ग्रेन की जगह माइक्रोस्पोर मदर सेल कर दिया था नरिसिस में, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो ऑलरेडी पता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है टेपेटम का, और जनरली कितने होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं जनरली। ठीक, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूँ दिस टेपेटल सेल्स आर हैव ऑलवेज मोर देन 1 न्यूक्लियस, गलत, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, या फिर टेपेटल सेल जनरली हैव ओनली 1 न्यूक्लियस, वो भी बात गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो थोड़ा जान लो, क्योंकि आगे इसको समझने में थोड़ा काम आएगा। देखो टेपेटम जो है ना, एक टाइप का बॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोयूबिस्क बॉडीज़। ये एक्चुअल में ना थोड़ा लिपिड में रिच होते हैं, तो प्रोयूबिस्क बॉडीज़ ये प्रोड्यूस करते हैं। प्रोयूबिस्क बॉडीज़ को क्या करते हैं, जो स्पेस होता है सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में, उसमें सेक्रेट कर देते हैं। अब जैसे ही वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है,
प्रोयूबिस्क बॉडीज, तो उस पर कोटिंग हो जाता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन का कोटिंग कर देते हैं। जैसे ही ये स्पोरोपोलेनिन का प्रोयूबिस्क बॉडीज पे कोटिंग होता है तो उसको यूबिस्क बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूबिस्क बॉडीज क्या होता है, ये यूबिस्क बॉडी टेपेटम से ऐसे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन के सरफेस पे। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है ना, उसके सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो आउटर लेयर है वॉल का एक्साइन, उसको फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन में देखेंगे कि उसके जो वॉल है वो 2 लेयर से बना हुआ है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन से। तो एक्साइन के फॉर्मेशन में जो है ना, ये यूबिस्क बॉडीज का रोल है। उसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं कि ये पोलन किट भी फॉर्म करते हैं। ये पोलन किट क्या है, तो ये एक स्टिकी नेचर का होता है पोलन ग्रेन में। तो ये स्टिकी नेचर होने की वजह से कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है ना, तो वो जाके उससे चिपक जाएगा इस पोलन किट के वजह से, ठीक है। और ये पोलन किट जो है टेपेटम जो है, टेपेटम ये पोलन किट को फॉर्म करता है, ठीक है। तो स्टिकी नेचर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है पोलन को, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो है टेपेटम के बारे में वो जान लेना है। उसके अलावा थोड़ा हम इपीडर्मिस और इंडोथेसियम के बारे में जान लेते हैं। देखो इपीडर्मिस भी तुम देखोगे तो एक सिंगल लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर है। इंडोथेसियम भी देखोगे तो एक ये वाले लेयर जो है वो भी सिंगल लेयर ही है, ठीक है। तो अब इंडोथेसियम के बारे में जानते हैं कि इंडोथेसियम का जो आउटर वॉल है ना, ये जो आउटर टेंजेंशियल वॉल है, आउटर टेंजेंशियल वॉल जो है ना, वो कैसा होता है, थिन होता है। आउटर टेंजेंशियल वॉल थिन होता है, लेकिन जो इनर टेंजेंशियल वॉल है, ये इनर टेंजेंशियल वॉल और जो रेडियल वॉल है ना, ये रेडियल वॉल, तो ये जो इनर टेंजेंशियल वॉल और जो रेडियल वॉल होता है ना, वो थिक होता है। थिक क्यों होता है, क्योंकि इनके पास अल्फा सेलुलोज फाइबर होता है, ठीक है। थिक क्यों होता है, क्योंकि इनके पास अल्फा सेलुलोज फाइबर होता है। और ये जो होता है ना, इंडोथेसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी वाटर रिटेन कर सकता है, फिर ड्राई करने में वाटर लूज कर देगा। और ये ना मेन हेल्प किस में करता है, डिहिसेंस में। एक्चुअल में ऑल 3 लेयर करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन सबसे मेन रोल अगर किसी का देखा जाए ना तो इंडोथेसियम का होता है। अब देखो मिडिल लेयर का देख लो, तो मिडिल लेयर यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 और 2 लेयर। तो जनरली जो मिडिल लेयर है ना, वो 1 से 3 लेयर का बना होता है, और ये इफेमेरल होता है। इफेमेरल मतलब क्या, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। और मैच्योर एंथर में अब्सेंट होता है, ठीक है। मैच्योर एंथर में तुम्हें मिडिल लेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये मैच्योर एंथर है, ठीक है। ये एक मैच्योर एंथर है। इसमें तुम देखोगे तो ये जो पिंक कलर का है वो क्या है, एपिडर्मिस है। उसके नीचे वाला लेयर क्या है, इंडोथेसियम। तो मैच्योर एंथर में ना टेपेटम भी डीजेनरेट हो जाता है, और मिडिल लेयर भी जो है ना वो डीजेनरेट हो जाता है। टेपेटम क्या होता है, वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है पोलन ग्रेन को नरिश करने के बाद, ठीक है। तो टेपेटम भी डीजेनरेट हो जाता है, और मिडिल लेयर भी डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू, इनके सेल म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसके लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बोलूँगा ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ट्रू और फॉल्स। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर उन्होंने ये लाइन पे ध्यान नहीं दिया है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ट्रू। ये बात ट्रू है। अगर मैं बोलूँ कि ओनली फ्यू सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो कैपेबल है गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ईच सेल इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी हर सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो पोटेंशियल क्या है, पोलन मदर सेल, यानी पोलन बना सकते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर बना सकते हैं। तो ये भी अगर मैं बोलूँगा नॉट ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू आर पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईच सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो पोटेंशियल पोलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। मियोसिस ही होगा ना, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पोलन मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो होते हैं, अब एक मियोसिस के बाद कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4। सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर एज दे आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल के क्लस्टर में डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। अब एक अगले लाइन से क्वेश्चन क्या बनेगा, एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर रिमेन अटैच्ड। जो 4 माइक्रोस्पोर, द माइक्रोस्पोर रिमेन अटैच्ड टू इच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, ट्रू और फॉल्स। इन द
as the anthers mature and dehydrate, the microspore in the microspore tetrad remain attached to each other and develop into pollen grain. तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है, माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट कर जाते हैं ईच अदर से. मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड में से, चारों में से ना, जो चारों का माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो डिसोसिएट कर जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर क्या बना देते हैं? पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे मैंने डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर से क्या कर दिया? रिमेन अटैच टू ईच अदर कर दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ओनली फ्यू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है. दैट आर रिलीज्ड विद द डिहिसेंस ऑफ एंथर. एंथर के डिहिसेंस से देख रहे हो कितने सारे हैं. मैंने क्या बोल दिया? ओनली फ्यू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप टच करोगे एंथर ऑफ हिबिस्कस यानी चाइना रोज जो है उसको अगर टच करोगे, या फिर किसी भी फ्लावर को, तो आप येलो पाउडरी का डिपोजिशन देख सकते हो अपने फिंगर के ऊपर. ठीक है. इसको स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ग्लास साइड के अंदर ऑब्जॉर्व करके. देखो जो ये लाइन क्या कर रहा है कि जो ग्रेन मतलब तुम्हारे जो क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन्स हैं, वो जो है उसको तुम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ग्लास स्लाइड ले लो, उसमें तुम उसको डाल दो इन ग्रेन्स को और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुम क्या क्या देख सकते हो? ये देख रहे हो, देख लो बहुत सारे पोलन ग्रेन है. ये सब पोलन ग्रेन है. ठीक है. तो इनका क्या है? डिफरेंट शेप है, साइज़ है, कलर है, डिज़ाइन है. ठीक है. डिफरेंट स्पेसीज के जो है साइज, शेप, कलर एंड डिज़ाइन वेरिएबल होते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, द साइजेस, शेप्स, कलर एंड डिज़ाइंस ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज आर डिफरेंट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. हाँ डिफरेंट है, देख रहे हो, दिख ही रहा है डिफरेंट है. ठीक है. अब आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है? मैं बोलूँ पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, तो मैं बोल दूँ अगर पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज स्फेरिकल, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जनरली स्फेरिकल होते हैं. मेजरिंग अबाउट 200 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. जनरली पोलन ग्रेन्स आर जनरली 200 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ट्रू और फॉल्स? तो जनरली जो होता है वो स्टेटमेंट गलत हो जाए. क्यों? क्योंकि जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है. ठीक है. इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल होता है. पोलन ग्रेन में कितने लेयर्ड वॉल होता है? तो मैं बोलूँ सिंगल लेयर्ड वॉल, गलत हो जाएगा. 2 लेयर्ड वॉल होता है. आउटर हार्ड लेयर को क्या बोल रहे हैं? एक्साइन. एक्साइन बना हुआ किससे? स्पोरोपोलेनिन से. स्पोरोपोलेनिन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. तो हार्ड 2 लेयर से बना हुआ है. आउटर लेयर को बोल रहे हैं एक्साइन, इनर लेयर को बोलेंगे इंटाइन. तो एक्साइन बना किससे? स्पोरोपोलेनिन से. और वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है. अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊँ कि स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए. क्यों? क्योंकि इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई. मैं बोलूँ एक क्वेश्चन, ओनली फ्यू एंजाइम्स आर नोन दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. क्यों? क्योंकि फ्यू एंजाइम क्या, कोई एंजाइम अभी तक पता ही नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके. ठीक है. अब देखो पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है, आउटर हार्ड लेयर होता है, वो कहीं कहीं पे अब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर. तो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स. कहीं कहीं पे पोलन एक्साइन जो है अब्सेंट होता है और वो अपर्चर फॉर्म करता है, जिसको क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर. जर्म पोर क्या है? जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट हो. तो मैं यहाँ पे बोलूँ पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एक्सेसिव. ट्रू और फॉल्स? गलत हो जाए. क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन तो वहाँ अब्सेंट ही होता है. पोलन ग्रेन जो है यहाँ से एयर क्वेश्चन बन सकता है. पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. तो और रीजन में दे दूँ पोलन ग्रेन्स हैव स्पोरोपोलेनिन. ट्रू. मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा और रीजन भी करेक्ट हो जाएगा कि प्रेजेंस स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस की वजह से ये प्रिजर्व रहता है एज फॉसिल्स भी. ठीक है. द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइंस. तो एक्साइन जो होता है देख ही सकते हो, जो आउटर लेयर है देख रहे हो, अलग अलग डिज़ाइंस है. ठीक है. और पैटर्न्स है. तो ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिजाइंस एंड पैटर्न होता है. ये डायग्राम ध्यान रख लोगे तो ये बात भी सही हो जाएगा. मतलब ध्यान, अगर इससे भी क्वेश्चन आया तो कर सकते हो. ठीक है. अब फंक्शन ऑफ ये जर्म पोर क्या है? तो यहीं से पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करता है. ठीक है. तो जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब एक्चुअल में ग्रो करना स्टार्ट होता है. अब इनर वॉल लेयर जो होता है, इनर वॉल जो होता है पोलन ग्रेन का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटाइन. ये कैसा होता है? थिन होता है या थिक? अगर मैं बोलूँ इंटाइन इज थिक एंड नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर. गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये थिन होता है एंड कंटिन्यूअस लेयर होता है. मेडअप ऑफ व्हाट? अगर मैं बोल दूँ मेडअप ऑफ हेमी सेलुलोज एंड पैक्टीन. गलत. क्योंकि जो जनरल वॉल होता है वो किससे बना है? सेलुलोज एंड पैक्टीन से. ठीक
ठीक है। तो इंटाइन पहले तो थिन होता है, उस पर से कंटिन्यूअस लेयर होता है, ठीक है, उसमें कोई एब्सेंट नहीं होता है, और किससे बना होता है, सेलुलोज का और पैक्टीन का, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो पोलन ग्रेन का, वो किससे सब सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वॉल के बाद, सेल वॉल के बाद क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो क्या कंटेन करता है, तो दो सेल्स कंटेन करते हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन। तो ये जो नीचे तुम देख रहे हो ये क्या है, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। और ये जो ऊपर देख रहे हो ये क्या है, ये वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है, ठीक है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन बना दूं इससे, वेजिटेटिव सेल इज स्मॉलर एंड हैव अ रेगुलर शेप्ड स्मॉल न्यूक्लियस एंड हैव अ स्मॉल रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो बिगर होता है, ठीक है, स्मॉलर नहीं होता है, और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, और इसके पास और क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि बिगर होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज इरेगुलर शेप। अब जनरेटिव सेल की बात करते हैं, तो जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूं, द जनरेटिव सेल इज लार्ज, तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात तो जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, और मैं बोल दूं जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड रिमेन फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ वेजिटेटिव सेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, ये फ्लोट करते रहता है इस क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल के अंदर, तो ये फ्लोट करते रहता है। अगर मैं बोल दूं रिमेन फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द वेजिटेटिव सेल, गलत हो जाएगा। शेप कैसा होता है इसका, तो स्पिंडल शेप्ड होता है। द शेप ऑफ जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड। कैसा है साइटोप्लाज्म, कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अगर मैं बोल दूं जनरेटिव सेल हैव स्कैंटी साइटोप्लाज्म, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अ न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस होता है। अब देखो मेजोरिटी ऑफ जो क्या बोलते हैं प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें जो पोलन ग्रेन होता है वो सेट हो जाता है कौन से स्टेज में, इन्हीं दो सेल्ड स्टेज में। तो इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, तो 60% मोर देन 50% हो गया। तो ओवर मोर देन 60% में क्या है, एंजियोस्पर्म इस दो सेल्ड स्टेज में है। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, मैं क्वेश्चन बना दूं, इन ओवर 40% या इन ओनली 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेट एट टू सेल स्टेज, गलत हो जाएगा। 60 की जगह मैंने 40 कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग स्पेसीज यानी रिमेनिंग 40% में किसमें ये क्या बोलते हैं, किस सेल स्टेज में ये सेट होता है, तो 3 सेल स्टेज में। अब याद करो मैंने जिम्नोस्पर्म, मतलब इससे पहले ही मैंने क्या खत्म किया था, प्लांट किंगडम खत्म किया था। तो प्लांट किंगडम के जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया था कि साइकस जो होता है वो 5 सेल स्टेज होता है उसके पोलन ग्रेन का, ठीक है। और जो इसका क्या बोलते हैं पाइनस जो होता है उसका मेल गैमेटोफाइट में कितने सेल स्टेज होता है, 6 सेल स्टेज। तो देख रहे हो कि सबसे रिड्यूस किस में है, एंजियोस्पर्म में, इसमें 3 सेल स्टेज ही हैं, ठीक है, 3 सेल स्टेज। तो अब होता क्या है कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेट। पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले ही ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देते हैं। और कैसे डिवाइड करते हैं, म्यूटिकली या माइटोटिकली, तो माइटोटिकली तो ध्यान रखना है। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोज स्पेसीज दैट इन विच पोलन ग्रेन्स आर सेट एट 3 सेल स्टेज द वेजिटेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट, गलत बात। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव सेल नहीं जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है। और कैसे डिवाइड कर रहा है, माइटोटिकली नॉट म्यूटिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन जो है बहुत सारे स्पेसीज के क्या कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, वो भी सीवियर एलर्जी, और ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस मतलब यातनाएं, ठीक है। तो ब्रोंकियल पेन भी कर सकते हैं, ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इट में भी मेंशन, जैसे देखो एक पारदेनियम है और कैरेट ग्रास एग्जाम्पल, मतलब इसका कॉमन नेम पारदेनियम का चिनोपोडियम भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, वीट के साथ आ गए थे, इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया आ गए, ठीक है। और इसके और कैसे हो गए हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं, हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एनर्जी। तो ये जो है पारथेनियम और कैरेट ग्रास जो है वो इंडिया में कैसे आए, तो इंपोर्टेड वीट के साथ। अगर मैं बोल दूं पारथेनियम और कैरेट ग्रास केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड राइस, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंपोर्टेड वीट के साथ आया था, और क्या कर रहा है, और हर जगह यूबिक्विटस हो गया है, हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन ऑकरेंस एंड कॉज पोलन एनर्जी, ठीक है। इंटाइन कैसा है, थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर है, नॉन। और एक्साइन कैसा है, एक्साइन तो नॉन कंटिन्यूअस लेयर है ना, कहीं कहीं पे एब्सेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं, जम्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन कैसे है,
पोलन ग्रेन जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट। अगर मैं बोल दूँ पोलन ग्रेन आर पुअर इन न्यूट्रिएंट, फॉल्स स्टेटमेंट, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब रीसेंट फैशन क्या है कि पोलन टैबलेट्स को यूज कर रहे हैं एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। तो पोलन टैबलेट को कैसे एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप के रूप में, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर। पोलन कंजम्पशन को क्लेम किया गया है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। तो अगर मैं बोल दूँ कि पोलन का कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज को बस डिक्रीज कर दो, स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये देख लो पोलन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन जो है वंस दे आर सेड, जब एक बार पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, ठीक है। तो वायबिलिटी लूज करने से पहले ना उनको फर्टिलाइजेशन कर देना होता है, मतलब स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाना होता है। अब कितने देर तक, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? अब पोलन ग्रेन जो है वो कितने देर तक वायबल रह सकते हैं? तो ये जो है पहली बात, इसके आगे वाले लाइन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज नॉट वेरिएबल, ट्रू और फॉल्स? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायलेबल इज हाईली वेरिएबल। पहली बात तो हाईली वेरिएबल है, एंड टू सम एक्सटेंट, और किस पे डिपेंड करता है? टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन किस पे डिपेंड करता है? एक तो स्पेसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद भी किस पे डिपेंड करता है? जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा पहला, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज नॉट वेरिएबल, तो गलत हो जाएगा, हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है। वायबिलिटी जो है पोलन ग्रेन का वो हाईली वेरिएबल है, और डिपेंड्स किसके करते हैं? क्या टोटली डिपेंड करते हैं? नहीं, टू सम एक्सटेंट, ठीक है। मेजरली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कौन सा स्पेसीज है, ठीक है। टू सम एक्सटेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन सम सीरियल्स जैसे कि राइस और व्हीट है, उसमें पोलन ग्रेन रूल लूज कर देता है वायबिलिटी, यानी कि जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हुआ तो उसके 30 मिनट में उन्हें स्टिग्मा पे जाना होता है, ठीक है। तो 30 मिनट के अंदर जो है अपना वायबिलिटी लूज कर देता है। लेकिन कुछ मेंबर, इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसिया, लेगुमिनेशिया और सोलेनेसी, ठीक है, सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में क्या है? वायबिलिटी मंथ तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल्स में, राइस व्हीट में वायबिलिटी 30 मिनट्स में होती है, ठीक है। रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी सम मेंबर में क्या मंथ तक हो सकती है। तो अगर मैं बता दूँ, इन ऑल मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी हैव पोलन वायबिलिटी इन मंथ्स, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम मेंबर्स में ही होता है, ठीक है। उसके अलावा हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं पोलन ग्रेन को, और लेकिन किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 190 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस पे ही पोलन को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस है ना, तो तुम्हें केल्विन में और फ़ारेनहाइट में जो है उस चेंज करने आना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं ना, उसमें से सेल्सियस में दे ही ना, ठीक है। -190 डिग्री से -196 डिग्री सेल्सियस की जगह -196 डिग्री 196 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है, और केल्विन में भी करने आना चाहिए। तो ये अगर दे दे तो तुम्हें ध्यान रखना है कि पहले तो लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस में पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसको हम स्टोर्ड पोलन को ऐसे स्टोर्ड पोलन को पोलन बैंक की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीड बैंक की तरह, ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पिस्टिल पे। पोलन हमारा हो गया, पिस्टिल पे हम आते हैं मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अब गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अगर मैं बोलूँ एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, गलत हो जाएगा, ठीक है। गाइनोशियम जो है मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अब ये गाइनोशियम किससे बना है? हॉर्ड ऑफ पिस्टिल से। तो हो सकता है किसी प्लांट में जो है ना उसके फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टिल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी, ठीक है। और एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो एक से ज़्यादा हो तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे, और सिंगल पिस्टिल हो तो उसको मोनो कार्पेलरी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो एक से ज़्यादा अगर कार्पेल हो तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा हो तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और फ्री भी हो सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। तो इसके एग्जाम्पल देख लो पहले तो। मल्टी कार्पेलरी जो है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस भी हो सकते हैं और एपोकार्पस भी हो सकते हैं। अब सिनकार्पस में वो क्या है? फ्यूज हो सकते हैं, जितने भी मोर देन वन कार्पेल क्या है? फ्यूज रह सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें ये फ्यूज्ड है? तो तुम्हें इसमें ये जो डायग्राम दिया है उसमें दो हैं। पेपेबर, ये पेपेबर है, इसमें तुम देख सकते हो कि
क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा कार्पेलरी है और वो भी फ्यूज्ड है। और दूसरा जो है वो चाइना रोज याद रख लो, ये जो हिबिस्कस है उसमें भी। उसके अलावा तुम मस्टर्ड और टोमेटो याद कर सकते हो, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एग्जांपल है। मस्टर्ड और टोमेटो जो है, मस्टर्ड क्या है, ब्रासिकेसी फैमिली से आता है, ठीक है। और टोमेटो कौन सा है, सोलेनेसी फैमिली से, ठीक है। तो ये इसमें भी कैसा होता है, मल्टी कार्पेलरी होता है और फ्यूज्ड होता है, ठीक है, फ्यूज्ड कार्पेल्स होते हैं। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, मिसेलिया, जो इसमें दिया हुआ है ये मिसेलिया देख लो, इसके जो देखो डिफरेंट कार्पेल्स है, क्या फ्यूज्ड है, नहीं है, फ्यूज नहीं है, ठीक है, कार्पेल्स है लेकिन फ्यूज नहीं है। और दूसरा लोटस और रोज हो गए, ठीक है। अब इस हर पिस्टिल में क्या होता है, तीन चीज़ होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, वो पता ही है तुम्हें। स्टिग्मा क्या करता है, एज अ सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। तो मैं अगर बोल दूँ स्टाइल इज इलोंगेटेड थिक पार्ट अबव द स्टिग्मा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहली बात तो स्लेंडर है और दूसरा बीनीथ द स्टिग्मा है, नॉट अबव द स्टिग्मा, ठीक है। बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवरी। अगर मैं बोल दूँ एपिकल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी, गलत, बेसल बल्ज पार्ट है पिस्टिल का ओवरी, ठीक है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, लॉक्यूल होता है, ओवेरियन कैविटी। इनसाइड द ओवरी एक कैविटी होता है, ओवेरियन कैविटी, ठीक है। अब प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब उस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होगा, प्लासेंटा होगा। प्लासेंटा से क्या अटैच्ड होगा, ओव्यूल अटैच्ड होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब देख सकते हो डिफरेंट टाइप के प्लासेंटेशन जो है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जाओ और रिकॉल करो डेफिनेशन ऑफ प्लासेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, ठीक है। अब वो जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा से क्या अराइज करेगा, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्या है, मेगा स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूल। अब देख लो इसमें पहले देख लो, उससे पहले ये चाइना रोज है, ठीक है, ये ओवरी हो गया, ये थैलेमस हो गया, ये स्टाइल हो गया, स्टिग्मा। देख रहे हो, पहली बात तो स्टिग्मा कितने हैं, 5 स्टिग्मा पैड्स हैं इसमें, यानी इसी से पता चल रहा है कि ये फ्यूज्ड सिनकार्पस, ये क्या है, सिनकार्पस है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। और ये जो पेपेवर है उसमें भी देख रहे हो बहुत सारे स्टिग्मा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं फ्यूज्ड ही हैं, एक से ज़्यादा कार्पेल जो है वो फ्यूज हुए हैं। और इसका एग्जांपल देख लो, मिसेलिया, मिसेलिया का क्या है, बहुत सारे कार्पेल हैं लेकिन फ्यूज नहीं है, ठीक है। अब प्लासेंटा से क्या अराइज करता है, मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। अब नंबर ऑफ ओव्यूल जो होता है, अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी इज ऑलवेज मोर देन वन, ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल जो है एक ओवरी में आर ऑलवेज मोर देन वन, गलत। एक भी हो सकते हैं जैसे वीट, पैडी, मैंगो, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। देखो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही तो सीड बनेंगे ना, है कि नहीं, जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड बनेंगे। तो तुम ध्यान रखो ना कि मैंगो में कितना सीड बन रहा है, एक बनता है, कितना सीड होता है, खाते हो तो एक ही रहता है, यानी उसका उसमें ओव्यूल कितना होगा, एक ही होगा। वीट और पैडी भी अगर तुमने प्लांट देखा है तो तुम बता सकते हो कि उसमें भी एक एक क्या बोलते हैं, एक एक ओव्यूल होगा। लेकिन पपाया में कितने सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। वाटरमेलन में कितने होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑर्किड्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी नंबर ऑफ ओव्यूल को ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। अब हम ओव्यूल के बारे में देखते हैं। मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोल रहे हैं पहले, तो ये ध्यान रखना। अब देखो एक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर है टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का। अब टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल कैसा टाइप का होता है, तो ए टिपिकल एनाट्रोपस और टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। अब देखो एक्चुअल में थोड़ा एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है उसको समझने के लिए ना हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल बॉडी है, जो ओव्यूल है, जैसे ये ओव्यूल है, वो अब रिलेटिव टू द फ्यूनिकल एंड पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल। अब ये जो फ्यूनिकल है ना वो क्या है, एक प्लासेंटा है, ओव्यूल है, तो प्लासेंटा से ओव्यूल को अटैच करने का काम क्या है, फ्यूनिकल का होता है, ठीक है। और ये ओव्यूल में ना दो ये इंट्यूगमेंट्स होते हैं, इन्वेलप होता है, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। तो जहाँ पे ये इंट्यूगमेंट अब्सेंट हो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल बॉडी, किसके रिलेटिव में, फ्यूनिकल के रिलेटिव में, इस फ्यूनिकल और ये जो क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल का पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये एक्चुअली 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें मेनली 4 टाइप के जानने होंगे। कौन कौन से, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस हो सकते हैं, मतलब ऐसे ओव्यूल होंगे, तो मतलब कहने का मतलब ये जो माइक्रोपाइल है ना वो इस यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके अलावा हेमीट्रोपस हो सकते हैं 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है। फिर एनाट्रोपस हो सकते हैं, जैसे ये देखो एनाट्रोपस, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 180 डिग्री ऐसे एकदम पास पास ही है फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, ठीक है।
अगर ऑर्थोट्रोपस होता तो फ्यूनिकल यहाँ होता, तो माइक्रोपाइल यहाँ पे होता, ठीक है। हेमीट्रोपस में अगर फ्यूनिकल यहाँ है तो माइक्रोपाइल यहाँ पे होता, ठीक है, समझ सकते हो। सर्काइनोट्रोपस में क्या है कि ये एकदम कंप्लीट 360 डिग्री टर्न ले लेता है, ठीक है, एक कवर टाइप का ऐसे बन जा रहा है। उसके अलावा अब तो एनाट्रोपस ओव्यूल का देखते हैं, तो ये फ्यूनिकल है, ये आगे चल के कहाँ एक प्लासेंटा से अटैच्ड होगा, ठीक है, तो ये फ्यूनिकल हो गया। अब देखो, द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो इस फ्यूनिकल के मदद से क्या, अगर ये प्लासेंटा है तो इस फ्यूनिकल के मदद से जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द प्लासेंटा इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर तुम फ्यूनिकल की जगह प्लासेंटा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो हाइलम कौन सा है? देखो, ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखो हाइलम है, तो ये देखो ये ओव्यूल हो गया, ये फ्यूनिकल है, यहाँ पे जो अटैच हो रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं? हाइलम। कि जिस रीजन में अटैच कर रहे हैं उसको हाइलम बोल रहे हैं। तो हाइलम क्या है? हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अगर मैं बोल दूँ हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड प्लासेंटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ईच ओव्यूल, हर ओव्यूल के पास एक हो सकता है या एक से ज़्यादा इन्वेलप हो सकता है, उसको इंट्यूगमेंट बोलते हैं। अब देखो, इंट्यूगमेंट के बेसिस एक इन्वेलप है या उससे ज़्यादा इन्वेलप है, उसके बेसिस पे भी ना ओव्यूल जो है बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक तो अटेग्मिक, यानी कोई इंट्यूगमेंट है हो ही ना, इंट्यूगमेंट अब्सेंट हो। एक अगर इंट्यूगमेंट है तो उसको यूनिटेग्मिक बोलेंगे, अगर दो इंट्यूगमेंट है तो बाईटेग्मिक बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में बाईटेग्मिक ही होता है, यानी दो इन्वेलप्स होते हैं, ठीक है, इनर एंड आउटर। और ट्राईटेग्मिक भी हो सकता है जो कि रेयर होता है। अब यूनिटेग्मिक ना जनरली कि कौन से ओव्यूल होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, उसमें जनरली जो ओव्यूल के ऊपर एक ही लेयर का इन्वेलप होता है, तो उसको यूनिटेग्मिक बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट ओव्यूल जो होता है अटेग्मिक हो सकता है, यूनिटेग्मिक हो सकता है, बाईटेग्मिक हो सकता है, ट्राईटेग्मिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंट्यूगमेंट। देख लो यहाँ पे आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट, ठीक है, डायग्राम से ही। इंट्यूगमेंट जो है वो इंसर्कल करता है न्यूसेलस को एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल माइक्रोपाइल। अब देखो इस पूरे ओव्यूल को इंसर्कल कर रहा है कि नहीं, इनर इंट्यूगमेंट आउटर इंट्यूगमेंट, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है तो इसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। और यहाँ पे इस ओव्यूल के पार्ट को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल पोल, ठीक है। तो ओव्यूल अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बेसल पार्ट को इसको क्या बोल रहे हैं? चलाजल पोल, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द एपिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर बेसल को मैं एपिकल लिख दूंगा तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड चलाजा, चलाजा रिप्रेजेंट किसको करता है? बेसल पार्ट या एपिकल पार्ट को? तो बेसल पार्ट को, ठीक है। इनक्लोज्ड विद इन द इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट के अंदर जो है ये जो आउटर और इनर इंट्यूगमेंट है, तो ये जो है, ठीक है, ये सेल्स किसके हैं? तो मास ऑफ सेल्स हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस के सेल्स हैं। अब सेल्स जो है न्यूसेलस में क्या होता है, क्या क्या उनके फीचर्स है? तो अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो सेल्स ऑफ न्यूसेलस का फीचर क्या है? अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। फिर इस न्यूसेलस के अंदर ही क्या होता है? लोकेटेड इन द न्यूसेलस क्या है? एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये कैसे डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एन ओव्यूल जनरली कितने होते हैं? सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो अगर मैं बोल दूं एन ओव्यूल जनरली हैव मोर देन वन एम्ब्रियो सैक, सही है? गलत, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जनरली कितने हैं? सिंगल एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और मैं बोलूँ एन ओव्यूल ऑलवेज हैव सिंगल एम्ब्रियो सैक, ट्रू और फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो सैक जनरली होते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी होती है। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। सिमिलरली जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। अब देखो मेगास्पोर कैसे बनते हैं, पहले तो ये जो ओव्यूल, सपोज ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है? न्यूसेलस के सेल्स हैं, ठीक है। अब न्यूसेलस का कोई एक सेल क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देगा? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। तो देखो पहले क्या है, ये अगला लाइन को सुन। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो पहले तो इस लाइन से मैं क्वेश्चन क्या बना दूंगा? ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द चलाजल रीजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ओव्यूल जनरली किस में करता है? तो डिफरेंशिएट करता है एक न्यूसेलस के सेल्स को इनटू जैसे ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, नॉट चलाजल रीजन, ठीक है।
माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। अब देख लो एक बार, देखो ये क्या है, ये सेल्स ऑफ न्यूसेलस है, तो वन ऑफ द सेल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो माइक्रोपाइलर एंड में, माइक्रोपाइलर रीजन में, ना कि चलाजल रीजन में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मेगास्पोर में क्या होगा, एक मियोसिस होगा, तो एक मियोसिस के बाद कितने सेल बन जाते हैं, तो 4 मेगास्पोर टेट्राड बन जाते हैं, तो 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। उससे पहले पहले मेगास्पोर डायड बनेगा, फिर मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, ठीक है। ये मेगास्पोर क्या है, अब ये देख लो, ये जो मेगास्पोर मदर है ये तो डिप्लॉइड है, ठीक है, लेकिन एक मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे, समझे। तो ये डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये मेगास्पोर जो है वो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, तो मेगास्पोर मदर सेल जो है एक लार्ज सेल है, वो डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ओव्यूल में जनरली क्या होता है, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिफ्रेंशिएट इनटू एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का फीचर क्या है, स्मॉल सेल है, गलत बात। मेगास्पोर मदर सेल इज ए लार्ज सेल, देख ही सकते हो कितना बड़ा सेल है। उसके बाद साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। अगर मैं बोल दूँ स्कैंटी साइटोप्लाज्म, गलत हो जाएगा, क्यों, देख सकते हो कितना डेंस साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस कैसा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देख रहे हो कितना बड़ा न्यूक्लियस है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी है, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो एमएमसी है वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, देख रहे हो मियोटिक डिवीजन करके क्या बना रहा है, 4 मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है, 4 मेगास्पोर बना रहा है, यानी एक टेट्राड। अब फीमेल का मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। तो अगर मैं बोलूँ इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल होता है, लेकिन ऑल फ्लावरिंग प्लांट में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जबकि अदर 3 ये जो मेगास्पोर टेट्राड के 4 मेगास्पोर हैं उसमें से कोई एक ही फंक्शनल रहेगा, मेजोरिटी ऑफ प्लांट में, नॉट ऑल प्लांट में, ठीक है। और बाकी 3 क्या करेंगे, डीजनरेट कर जाएगा। तो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम इम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। तो यानी जो इसमें से कोई एक मेगास्पोर क्या बना देगा, ये बना देगा, इम्ब्रियो सैक बना देगा, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, द मेथड ऑफ इम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो जब अगर सिंगल मेगास्पोर से ये इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये इम्ब्रियो सैक जो है एक मेगास्पोर से कैसे डेवलप होता है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास क्या बोलते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल। तो ये देखो, ये एक वन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर है, वो उसका जो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली, और दो न्यूक्लियस बना देगा। दोनों न्यूक्लियस कहाँ पर पहुँच गया, अपोजिट पोल पे। फिर आगे एक और माइटोसिस होगा, ठीक है, तो वो फिर 2 और न्यूक्लियस बना देगा। फिर एक और माइटोसिस होगा तो 2 ऐड कर देगा, तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो देखो, तो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर क्या पहले डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल। तो अगर मैं इससे क्वेश्चन बनाऊँ तो क्या बनाऊंगा, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइटोटिकली की जगह मियोटिकली किया। फिर अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच रिमेन एट द सेंटर, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं मूव कर रहे हैं दोनों अपोजिट पोल पे, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैक। तो ये कौन सा हो गया, ये 2 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैक हो गया, 2 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैक हो गया, इम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, उसके बाद उसके बाद क्या होंगे, 2 और माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे, जिससे क्या फिर 4 न्यूक्लिएट बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज बन गया, ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज, और ये जो है 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गया। अब देखो, पहली बात तो ये जितने भी माइटोटिक डिवीजन्स है, जो तीनों माइटोटिक डिवीजन है, वो कैसे, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। जब क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, न्यूक्लियर डिवीजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। इसीलिए तो अगर मैं बोल दूँ कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो सैक, ठीक है, द माइटोटिक डिवीजन, द 3 माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ठीक है।
तो स्ट्रिक्टली फ्री अजर्सन दे दूँ और फिर बोल दूँ कि न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, तो ये रीजन दे दूँ तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 8 न्यूक्लियट स्टेज, जब ये 8 न्यूक्लियट स्टेज बन गया उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल जो होगा वो हर सेल वॉल्स वेर लेट डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल। मतलब ये 8 न्यूक्लियट स्टेज बनने के बाद हर एक सेल के अराउंड क्या होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। जो इन 8 में से 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल का लेट डाउन होगा। ठीक है, और जो 2 न्यूक्लियस है जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो सिचुएटेड कहाँ होते हैं, बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। अगर मैं बोल दूँ बिलो द एग अपैरेटस के अगर जगह बोल दूँ बिलो द एंटीपोडल सेल तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, बिलो द एंटीपोडल सेल, गलत, बिलो द एग अपैरेटस इन द स्मॉल सेंट्रल सेल, नहीं लार्ज सेंट्रल सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कितने माइटोसिस हो रहे हैं। पहली बात तो मेगा स्पोर्स मदर सेल से अगर देखें तो मेगा स्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ तो कितने मेगा स्पोर बन गए, 4 मेगा स्पोर बन गए। उसमें से एक फंक्शनल मेगा स्पोर जो है उसमें 3 माइटोसिस हुआ, तब जाके क्या बन रहा है, एक इम्ब्रियो सैक बन रहा है। ठीक है, तो 3 माइटोसिस हुआ और ये तीनों माइटोसिस कैसे थे, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर थे, यानी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो आफ्टर 8 न्यूक्लियस स्टेज, जब 8 न्यूक्लियस का स्टेज बन जा रहा है तब सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स कितने अराउंड, किस किस न्यूक्लियस के अराउंड फॉर्म हो रहा है, तो 6 न्यूक्लियस के अराउंड ही। अगर मैं बोल दूँ आफ्टर 8 न्यूक्लियट स्टेज द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स अराउंड ईच न्यूक्लियस, गलत, हर न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। जो तो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो सेंट्रल सेल में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो 6 न्यूक्लियस के अराउंड ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा आगे देखते हैं, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन इम्ब्रियो सैक में जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल होता है। 3 सेल्स जो हैं वो ग्रुप टुगेदर कहाँ होते हैं, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे हैं। देख लो 3 सेल कैसे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल, कौन कौन से, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, और 3 सेल कहाँ है, चलाजल एंड पे, जिनको क्या बोले एंटीपोडल सेल्स है। और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ, सेंट्रल सेल के अंदर ही है। ठीक है, तो सेल वॉल कितने से न्यूक्लियस के अराउंड लेट डाउन हुआ है, तो सिर्फ 6 न्यूक्लियस के अराउंड। तो देख लो कंस्टिट्यूट 3 सेल्स जो अरेंज है माइक्रोपाइलर एंड पे उसको क्या बोल रहे हैं, एग अपैरेटस बोल रहे हैं। एग अपैरेटस में क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। ठीक है, सिनर्जिड के में क्या स्पेशल फीचर है, तो स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है माइक्रोपाइलर टिप में कॉल्ड फाइलीफॉर्म अपैरेटस। तो देख लो ये जो सिनर्जिड है इसमें स्पेशल थिकनिंग है जिसको क्या बोल रहे हैं, फाइलीफॉर्म अपैरेटस, और ये कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो अगर मैं बोल दूँ फाइलीफॉर्म अपैरेटस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सिनर्जिड तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। ठीक है, माइक्रोपाइलर टिप पे है फाइलीफॉर्म अपैरेटस। इसका फंक्शन क्या है, तो ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को इनटू द सिनर्जिड। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइलीफॉर्म अपैरेटस गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द एग और फीमेल गैमेट। तो ये बात गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि फाइलीफॉर्म अपैरेटस का काम है ये क्या बोलते हैं, मेल पोलन ट्यूब को गाइड करना इनटू द सिनर्जिड, नॉट द एग। ठीक है, फिर सिनर्जिड में आने के बाद वो एग में जाएगा, तो लेकिन इसका गाइड करने का काम कहाँ है, कि सिनर्जिड में वो गाइड करता है। ठीक है, 3 सेल जो होता है चलाजल एंड पे उनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में कितने सेल हैं, 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल है। कौन कौन से, 3 सेल ये हो गए, 3 सेल ये हो गए, और एक लार्ज जो सेंट्रल सेल हो गया ये हो गया, और न्यूक्लियस कितने हो गए, ये 2, तो 8 न्यूक्लियट स्टेज हो गया। तो ये हमारा जो है अब पॉलिनेशन जो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो एक बार जल्दी से हम क्या करते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एकदम शुरू से ही 10 मिनट के भीतर। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनेबल्स क्रिएशन ऑफ क्या, न्यू वेरिएंट, नॉट ओल्ड वेरिएंट। तो अजर्सन रीजन बन जाएगा, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सर्वाइवल एडवांटेज इन इनहांस्ड अजर्सन। रीजन में दे दूँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ओल्ड वेरिएंट, गलत बात। ठीक है, न्यू वेरिएंट। ठीक है, तो अजर्सन ट्रू हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं पंचनन महेश्वरी जी के बारे में। कब जन्मे थे, 1904 में राजस्थान में, और 1966 में इनका देहांत हो गया था। इलाहाबाद कहाँ गए थे, किस लिए, तो अपने डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए। ठीक है, और वहाँ पे वो किन से मिले थे, डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन से। ठीक है, उन्होंने क्या इंस्पायर किया था, डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन जो है उनका बॉटनी में इंटरेस्ट पैदा कर दिए थे। उन्होंने किस पे काम किया, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम किया, और प्लस एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज को पॉपुलराइज किया टेक्सोनॉमी में। ठीक है,
उन्होंने इस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक बॉटनी का डिपार्टमेंट कोई ये इस्टेब्लिश किया है, जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर है किसके लिए, तो एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर की रिसर्च के लिए। ठीक है, उन्होंने किस पे जोर दिया था, तो वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर एंड ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। तो हु एम्फेसाइज द नीड ऑफ इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, तो पंचनन महेश्वरी जी। हुज वर्क टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वोन वर्ल्ड वाइड अक्लेम, तो पंचनन महेश्वरी। ठीक है, उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, कौन कौन से फेलोशिप मिले थे, तो एक तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इनको फेलोशिप मिला था, प्लस इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में भी इनको फेलोशिप मिला था। उनके लीडरशिप के अंदर एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी अब पहली बुक आई थी वो इन्हीं के लीडरशिप में आई थी, कौन सी, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो यूज होती है एनसीईआरटी उसकी। उसके अलावा जो फ्लावर्स में सेंट और परफ्यूम होता है वो एक तरह से उसे हेल्प करता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या ऑल फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूँ नॉट ऑल फ्लावरिंग प्लांट, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट ऑल फ्लावरिंग प्लांट, तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे ही फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर मैं बोलूँ डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स बट नॉट फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptation to ensure formation of fruit and seed, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एज वेल एज फ्लोरल पार्ट shows अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब आगे फ्लावर का इंटीमेट रिलेशन है एस्थेटिक और ये सब तो ठीक है क्वेश्चन वाले। बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट के लिए मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है। ठीक है, इस लाइन से क्वेश्चन क्या बनेगा, अजर्सन एंड रीजन क्वेश्चन। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, ये अजर्सन दे देगा। तो रीजन क्या होना चाहिए, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, तो अजर्सन भी सही हो जाएगा और रीजन भी सही हो जाएगा, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्ड होंगे जो क्या बियर करेंगे, फ्लोरल बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर में क्या होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से, एंड्रोएशियम और गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट होंगे एंड डेवलप होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द गाइनोसियम एंड एंड्रोएशियम रिस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने रिवर्स किया, एंड्रोएशियम की जगह गाइनोसियम लिख दिया और गाइनोसियम की जगह एंड्रोएशियम लिख दिया। ठीक है, यू वुड रिकलेक्ट एंड्रोएशियम क्या होता है, हॉर्ल ऑफ स्टामेन होता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, गाइनोसियम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। देख लो ये ओवरी है, ये रिसेप्टेकल बोल लो या फिर थैलेमस है। ठीक है, ये फिलामेंट, ये एंथर क्या बोलते हैं, स्टामेन का पार्ट है था फिलामेंट, और ये एंथर, फिर से ओवरी का पार्ट क्या बोलते हैं, पिस्टिल का पार्ट हो गया ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, फिर से ये क्या बोलते हैं, हॉर्ल ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, और हॉर्ल ऑफ पेटल को क्या बोल रहे हैं, कोरोला। ठीक है, उसके बाद देखो स्टामेन, टिपिकल स्टामेन के पास क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। अगर मैं बोल दूँ लॉन्ग और थिक स्टॉक तो ये गलत हो जाएगा। टर्मिनली जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोल होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, नॉट ऑलवेज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉट ऑलवेज, जैसे कि एंथर यूनिलोब्ड किस में हो सकता है, चाइना रोज में। ठीक है, इसको और एंथर बाइलोब्ड किस में होता है, तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट में जो है फ्लावरिंग प्लांट में एंथर बाइलोब्ड ही होता है। ठीक है, तो जनरली प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, स्टामेन के फिलामेंट का, वो अटैच किससे हो सकता है, थैलमस से हो सकता है, पेटल ऑफ फ्लावर से भी हो सकता है। तो जब प्रॉक्सिमल एंड स्टामेन के किससे, थैलमस से भी, पेटल से भी और टेपल से भी। टेपल क्या होता है, जब पेटल्स और सेपल्स जो है इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए तो उसको हम टेपल बोल देते हैं। तो अगर पेटल से अटैच है तो उसको इपीपेटालस बोलते हैं। एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली का मेम्बर्स जैसे कि ब्रिंजल। टेपल्स को क्या बोलते हैं, इपीटेपालस और इपीफाइलस। एग्जाम्पल क्या हो गया, लिली, जो लिली फैमिली है उसके मेंबर्स। ठीक है, नंबर और लेंथ ऑफ स्टामेन जो है वो वेरिएबल होता है डिफरेंट स्पेसीज में। ठीक है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और ईच लोब के पास कितने थेका होते हैं, 2 थेका, दे आर डाइथेकस। तो इसमें मैंने जो कन्फ्यूजन था वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि देखो बाइलोब्ड हो तभी हम जनरली उसको डाइथेकस बोल रहे हैं, अगर एंथर यूनिलोब्ड हो तो उसको मोनोथेकस बोल रहे थे। तो देखो हर लोब में 2 पोलन सेक होते हैं। ठीक है, तो जिसके पास 2 लोब है उसके पास टोटल 4 पोलन सेक हो जाएंगे, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट, और अगर 2 पोलन सेक है तो बाई स्पोरेंजिएट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल चाइना रोज, और इसमें फेबेसी के मेंबर्स को देख सकते हो। अब जैसे कि देख लो यहाँ पे देख रहे हो ये फेबेसी फैमिली का है। ठीक है, तो फेबेसी में एंड्रोएशियम में क्या लिखा है, एंथर डाइथेकस लिखा है। अगर हम मान के चले कि हर लोब में 2 थेका है, ठीक है,
तो दोनों पहली बात तो इसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है। तो अगर टोटल कितने हो जाएंगे 4 थेकस, तो टेट्राथेकस लिखना चाहिए था, लेकिन ये डाइथेकस नहीं लिखा है। यानी टर्मिनोलॉजी ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि जितने लोब है उसमें उसको बोल रहा है डाइथेकस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है मुझे भी होता था। उसके बाद वाले लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं यहाँ पे ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स अलॉन्ग रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थेका, तो लॉन्गिट्यूडनल की जगह अगर मैं ट्रांसवर्स कर दूँ तो गलत हो जाएगा, या हॉरिजेंटल कर दूँ तो गलत हो जाएगा। बाइलोब नेचर जो होता है एंथर का वो वेरी डिस्टिंक्ट होता है किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। कैसा होता है, कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। अगर मैं बोल दूँ 3 साइड तो गलत हो जाएगा, 2 साइड बोलूँ तो गलत हो जाएगा, या हेक्सागोनल बोल दूँ तो गलत हो जाएगा। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो इसलिए टेट्रास्पोरेंजिया बोलते हैं। 2 हर लोब में होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो फर्दर किस में डेवलप होगा, पोलन सेक में। अगर मैं इसके पोलन सेक की जगह पोलन ग्रेन कर दूं तो गलत हो जाएगा। ये जो पोलन सेक है एक्सटेंड कैसे करता है, ट्रांसवर्सली या लॉन्गिट्यूडनली, तो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करता है अराउंड द लेंथ ऑफ एन एंथर, ठीक है। पैक्ट किससे होता है, पोलन ग्रेन से। अब देखो मैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, इन ट्रांसवर्स सेक्शन में टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो अगर मैं नियर सर्कुलर की जगह नियर हेक्सागोनल कर दूं तो गलत हो जाएगा, या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन की जगह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर दूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जनरली कितने वॉल लेयर होते हैं, 4 वॉल लेयर। कौन कौन से, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर। इन तीनों जो आउटर 3 लेयर है उनका काम क्या है, उनका काम है ये आउटर 3 लेयर का काम है प्रोटेक्शन का और डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। लेकिन जो टेपेटम है उसका काम क्या है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करना है। याद रखो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। सेल्स ऑफ टेपेटम है उसके पास कैसे साइटोप्लाज्म होता है, तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, नॉट स्कैंटी। और कितने न्यूक्लियस होते हैं, जनरली ओनली 1 न्यूक्लियस, गलत बात, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये बाई न्यूक्लियट कैसे बनेंगे, तो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो तो बाई न्यूक्लियट हो जाएंगे, तो कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। अब टेपेटम के बारे में क्या क्या है, जनरली जो होता है वो सिंगल लेयर होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, मोर देन 1 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और किसको नरिश करते हैं, तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा क्या है, प्रोड्यूस करते हैं यूबिस्क बॉडीज फिर सेक्रेट किस में होता है, तो बिटवीन इन द स्पेस में होता है, बिटवीन सेल वॉल, जो स्पेस है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन उसके बीच में ये सेक्रेट होता है, और वहाँ पे उसमें किसके साथ कोटिंग हो जाता है, तो स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन के कोटिंग होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, यूबिस्क बॉडीज किस पे डिपोजिट हो जाता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन पे डिपोजिट होता है, और उससे क्या फॉर्म करता है, एक्साइन, जो आउटर लेयर है, आउटर हार्ड लेयर उसको। और टेपेटम ही प्रोड्यूस क्या करता है, पोलन किट क्या है, पोलन किट जो है पोलन ग्रेन को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, जिससे वो जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसके पे चिपक पाए, और प्रोटेक्ट भी करता है यूवी रेडिएशन से, ठीक है। अब इंडोथेसियम देखो, एपिडर्मिस देख लो यहाँ पे, और इंडोथेसियम देख लो, जनरली कैसा है, सिंगल लेयर है, ठीक है। मिडिल लेयर कैसा है, जनरली 1 से 3 लेयर का बना होता है, ठीक है। टेपेटम भी देखो तो जनरली सिंगल लेयर है। तो इंडोथेसियम के बारे में आप जानते हैं, तो इसका आउटर लेयर जो है, ये जो आउटर लेयर है, आउटर टेंजेंशियल वॉल है वो थिन होता है, लेकिन इनर और जो रेडियल वॉल है वो कैसा होता है, तो थिक होता है। क्यों, अल्फा सेलुलोज फाइबर की वजह से। इंडोथेसियम जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी वाटर होल्ड कर सकता है, और इसका जो है क्या बोलते हैं, हेल्प करता है, ये यही मेनली हेल्प करता है किसमें, डेहिसेंस में, ठीक है। मिडिल लेयर जो है, ये जो मिडिल लेयर है, ये दोनों वो 1 से 3 लेयर थिक हो सकता है। इफेमरल होता है यानी शॉर्ट लिव्ड होता है, और अब मैच्योर एंथर में तो एब्सेंट ही होता है। एक्चुअल में मैच्योर एंथर में तुम देखोगे तो सिर्फ एपिडर्मिस और इंडोथेसियम होता है। टेपेटम भी डीजेनरेट हो जाता है, यानी टेपेटम पूरा यूज्ड ऑफ हो जाता है पोलन ग्रेन को डेवलप करने में, ठीक है। और मिडिल लेयर भी डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में क्या है, जो स्पोरेंजियस सेल्स जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो म्यूटिक डिवीजन करते हैं, और क्या फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। उससे पहले ये वाला देख लेते हैं, जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ लूजली अरेंज हेट्रोजीनियस सेल, गलत, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और वो कहाँ ऑक्युपाई करते हैं, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हो, इसके सेंटर में क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ठीक है। तो सेंटर, अगर मैं कॉर्नर बोल दूँ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ लूजली अरेंज हेट्रोजीनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू, गलत, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस टिश्यू। और कहाँ, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये देखो,
ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू आर पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये बात सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ईच सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी ईच सेल जो है वो पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल में जो मियोसिस होगा उसके बाद जो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे या फिर उसको म्यूसिस के थ्रू, तो उसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोर किस में अरेंज होता है? इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। अब देखो आगे क्या बोलेंगे? एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एज एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर रिमेन अटैच टू इच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। गलत बात, क्यों? क्योंकि जो एंथर है वो मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट। जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप किस में होता है? पोलन ग्रेन में। ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने? ओनली फ्यू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। गलत, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। ठीक है, जो रिलीज होते हैं कैसे? डिसेंस ऑफ एंथर के साथ। पोलन ग्रेन कैसे होता है? पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देख लो इनके जो शेप साइज कलर जो होते हैं पोलन ग्रेन के वो डिफरेंट हो सकते हैं। देख लो शेप साइज कलर जो है वो डिफरेंट। पोलन ग्रेन जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसका डायमीटर जनरली कितना है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है। अगर मैं इसको 200 टू 300 कर दूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कितने इनका वॉल कितने लेयर का होता है? तो 2 लेयर का बना होता है। आउटर हार्ड लेयर को क्या बोल रहे हैं? एक्साइन बोल रहे हैं। किससे बना होता है आउटर हार्ड लेयर? स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्केलाई। अगर मैं बोलूँ इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्केलाई, तो गलत हो जाएगा कि ठीक है। अ फ्यू एंजाइम्स नोन टू डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। गलत, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो अभी तक डिग्रेड कर ले स्पोरोपोलेनिन को हमें पता हो। ठीक है, पोलन ग्रेन का एग्जाइन जो होता है उसमें प्रोमिनेंट अपर्चर भी होता है, यानी आउटर लेयर में कहीं कहीं स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट भी होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जंप पोर। ये क्यों जरूरी है? पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा तो वहाँ पे पोलन ट्यूब जो होता है ये जंप पोर से ही ग्रेन जर्मिनेट करेगा। पोलन ग्रेन जो होता है वो वेल प्रिजर्व होता है फॉसिल से, क्यों? प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो इससे AR क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जाइन जो होता है वो एग्जिबिट फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो देख लो आउटर लेयर ही तो है ये, तो देख रहे हो फैसिनेटिंग पैटर्न है इसका और डिजाइंस है। इनर लेयर, इनर वॉल जो होता है पोलन ग्रेन का उसको क्या बोलते हैं? इंटाइन होता है। इंटाइन कैसा होता है? थिक एंड नॉन कंटिन्यूअस। गलत, थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। किससे बना होता है? तो सेलुलोज एंड पैक्टिन का। साइटोप्लाज्म जो है पोलन ग्रेन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। ठीक है, अब जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो इसके पास 2 सेल होते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब देखो ये माइक्रोस्पोर है। अब ये माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा? पोलन ग्रेन में। तो पोलन ग्रेन में जब डेवलप हो रहा है तो अंत में क्या बना दे रहा है? 2 सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये भी डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना। वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, फिर असिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है। ठीक है, तो ये देख लो तो क्या बन रहा है? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का फीचर क्या है? कि बिगर होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इसका न्यूक्लियस जो होता है लार्ज इरेगुलर शेप्ड होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं। लेकिन जनरेटिव सेल क्या होता है? स्मॉल होता है और फ्लोट करता है किसके? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करते रहता है। अगर मैं बोल दूँ जनरेटिव सेल इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ वेजिटेटिव सेल, अगर मैं बोलूँ जनरेटिव सेल इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ जनरेटिव सेल, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट करता है उसके साइटोप्लाज्म में। शेप कैसा होता है इसका? तो स्पिंडल शेप का होता है। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास एक न्यूक्लियस भी होता है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में इस 2 सेल्ड स्टेज में ही पोलन ग्रेन जो होता है वो सेड होता है। ठीक है, और जो बच गया उनके में कैसे? 3 सेल स्टेज में। ये जनरेटिव सेल किस में डिवाइड हो जाता है? 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। तो जो रिमेनिंग 40% है उसमें 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन सेड होता है। ठीक है, बहुत सारे स्पेसीज के पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं और ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हो सकता है? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। और जैसे देखो पार्थेनियम और कैरोट ग्रास जो है, जो इंडिया में कैसे आया था? इंपोर्टेड वीट के साथ। अगर मैं बोल दूँ पार्थेनियम एंड कैरोट ग्रास केम टू इंडिया एज कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड राइस, गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये यूबिक्विटस ऑकरेंस हो गया है और क्या करता है? पोलन एलर्जी करता है। ठीक है, पोलन आर पुअर इन न्यूट्रिएंट, गलत बात, रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन टैबलेट्स को कैसे यूज कर रहे हैं? तो फूड सप्लीमेंट के रूप में। वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे पोलन प्रोडक्ट के उसके टैबलेट्स हैं, सिरप्स बन चुके हैं। ठीक है, पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, गलत बात। पोलन कंजम्पशन जो है वो क्लेम किया जा रहा है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। अब पोलन की जो वायबिलिटी है वो कितने देर तक वायबल रह सकता है? तो वो पहली बात तो
द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज़ नॉट वेरिएबल, गलत बात। क्यों? क्योंकि हाईली वेरिएबल होता है पोलन ग्रेन कितना देर तक वायबल रहेगा। और टू सम एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? टू सम एक्सटेंट डिपेंड करता है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। या तो अगर मैं बोल दूं कि द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, गलत बात। क्यों? टू सम एक्सटेंट डिपेंड करता है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, टोटली नहीं। यानी वो डिपेंड करता है कि स्पेसिस कौन सा है, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसा है, ठीक है। तो कुछ सीरियल्स हैं जैसे राइस और व्हीट में जो होता है वायबिलिटी जो होता है 30 मिनट के अंदर ही वो जो होता है वो नॉन वायबल हो जाता है, तो 30 मिनट होता है। लेकिन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी का जो वायबिलिटी कितना देर तक हो सकता है? मंथ्स तक हो सकता है। सब मेंबर, क्या ऑल मेंबर बोलूंगा तो सही हो जाएगा? गलत। और फिर से पोलन को हम स्टोर कितने डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं और किस में? तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं इसको -196 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दूँ तो भी गलत हो जाएगा, या फिर -196 या फिर माइनस तो कुछ नहीं है 196 केल्विन कर दूँ तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और ये स्टोर्ड पोलन को कैसे यूज कर सकते हैं? पोलन बैंक के रूप में और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। अब पिस्टिल पे आते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। अब ये जो गाइनोसियम है वो कैसा हो सकता है? सिंगल पिस्टिल का बना हो सकता है यानी मोनोकार्पेलरी हो सकता है, या फिर मोर देन वन पिस्टिल का हो सकता है यानी मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। अब ये जो मल्टी कार्पेलरी है, जो एक से ज़्यादा कार्पेल है, तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं, और वो फ्री भी हो सकते हैं तो इसलिए उनको एपोकार्पस बोलते हैं। फ्यूज किस में है? तो चाइना रोज में और पेपेवर में, देख लो चाइना रोज में, ठीक है। और ये पेपेवर है, इसमें कैसे हैं? फ्यूज्ड है। उसके अलावा हमने क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखोगे तो ब्रासिकेसी फैमिली में और टोमेटो यानी कि सोलेनेसी फैमिली में कैसा है? उसमें भी फ्यूज्ड है, ठीक है। एपोकार्पस यानी फ्री किस में होगा? तो मिसेलिया में। एग्जांपल देख लो, ये बहुत सारे कार्पेल है लेकिन क्या फ्यूज्ड है? नहीं है। उसके अलावा लोटस एंड रोज में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। उसके अलावा क्या है, क्या क्या पार्ट होते हैं एक पिस्टिल के? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या कैसा एक्ट करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा। तो अगर मैं बोल दूँ स्टाइल इज एन इलोंगेटेड थिक पार्ट अबव द स्टिग्मा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो स्लेंडर होता है, पतला होता है, और बीनीथ द स्टिग्मा। अगर मैं बोलूँ द एपिकल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी, गलत। एपिकल नहीं, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या आता है? एक ओवेरियन कैविटी होता है। ओवेरियन कैविटी में क्या है? एक प्लासेंटल होता है, और प्लासेंटा से क्या अटैच होता है? थ्रू फ्यूनिकल ओवरी ओव्यूल अटैच्ड होता है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लांटेशन जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देख सकते हो। प्लासेंटा से क्या अराइज करता है? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, उस मेगा स्पोरेंजिया को ही क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है। एक मतलब जनरली जिसमें देखना वन सीड जिसमें होते हैं, जैसे मैंगो में एक ही सीड होता है तो यानी एक ही ओव्यूल होगा, तभी एक सीड फॉर्म होगा। व्हीट और पैडी भी है, वो एक से ज़्यादा किस में हो सकते हैं? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में, ठीक है। अब मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल में मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का देखो स्ट्रक्चर जो है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का यहाँ पे दिया हुआ है। ये कौन सा है टिपिकल मेगा स्पोरेंजियम कौन सा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर से देखो जो ओव्यूल होता है वो प्लासेंटा से किससे अटैच होता है? तो फ्यूनिकल के मदद से प्लासेंटा पे अटैच्ड होता है, ठीक है। और जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से क्या किस रीजन में फ्यूज करता है? तो हाइलम में। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देख लो हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्यूनिकल हो गया, ये मान लो प्लासेंटा है, तो ठीक है। तो ये हाइलम जो है वो जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप, जिसको इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं। तो अब ये इंट्यूगमेंट के बेसिस पे कितने प्रोटेक्टिव लेयर है? एक या एक से ज़्यादा। तो यूनिटेगमिक भी हो सकता है, बाईटेगमिक भी हो सकता है। अगर मान लो कोई इन्वेलप नहीं है तो एटेगमिक भी हो सकता है, और अगर 3 है तो ट्राईटेगमिक भी हो सकता है, और ये रेयर होता है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में बाईटेगमिक होते हैं, 2 इन्वेलप होते हैं। देख लो आउटर और इनर इंट्यूगमेंट, ठीक है। ये फ्यूनिकल हो गया। उसके अलावा इंट्यूगमेंट इंसर्कल करते हैं न्यूसेलस को कहाँ पे? टिप पे, वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल माइक्रोपाइल जो होता है और इज माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। तो देखो टिप पे जो इंट्यूगमेंट है वो एब्सेंट है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। तो ये ओव्यूल के उस पार्ट जहाँ पे माइक्रोपाइल है उसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइलर पोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट माइक्रोपाइलर पोल के एंड के अपोजिट क्या होता है? चलाजा होता है, जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोलूँ चलाजा रिप्रेजेंट द एपिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल, गलत बात, ठीक है। उसके अलावा देख लो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल का रिलेटिव टू फ्यूनिकल एंड पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के पोजीशन के बेसिस पे जो है वो क्या बोलते हैं? कितने टाइप के हो सकते हैं? तो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली 4 टाइप के हम देख लेते हैं। तो देखो
यहाँ पे देखो ये फ्यूनिकल है और ये माइक्रोपाइल है, तो ये दोनों एकदम क्लोज है, तो ये एक एनाट्रोपस हो गया। अगर मान लो यहाँ पे फ्यूनिकल हो, ठीक है, ये फ्यूनिकल हो गया, अगर माइक्रोपाइल यहाँ पे रहता तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। अगर ये फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल यहाँ पे रहता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेमीट्रोपस। तो ये ऐसे है, अगर ऐसे हो गया तो हेमीट्रोपस। एनाट्रोपस देख ही सकते हो, ठीक है। सर्काइनोट्रोपस तो पूरा 360 डिग्री जो है वो टर्न करेगा। तो ये हो गया। अब देखो इंट्यूबमेंट के अंदर कौन से सेल होते हैं, मास ऑफ सेल को क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल का फीचर क्या है कि अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी न्यूसेलस के अंदर क्या है, और इसी ओव्यूल न्यूसेलस के अंदर क्या है, इम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे डेवलप होगा वो देखेंगे हम। जनरली एक ओव्यूल में कितने इम्ब्रियोसैक होते हैं, सिंगल इम्ब्रियोसैक होता है। तो अगर मैं बोलूँ एन ओव्यूल ऑलवेज हैव अ सिंगल इम्ब्रियोसैक, गलत। एन ओव्यूल जनरली हैज मोर देन वन इम्ब्रियोसैक, गलत। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब ये होता कैसे है, तो ओव्यूल में एक सेल्स जो होता है न्यूसेलस का वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। अब ये मेगास्पोर मदर सेल का फीचर क्या है, लार्ज सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। देख लो ये न्यूसेलस के सेल्स है, ठीक है, उसमें से एक सेल डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाया, मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसा डिप्लॉयड होता है, इसमें मियोसिस होकर क्या बना देगा, 4 मेगास्पोर बना देगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर टेट्रॉइड। और ये क्या है, हैप्लॉइड है, वही बात लिखा हुआ है। और ये किस रीजन में होता है, तो माइक्रोपाइलर रीजन में, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बोल दे कि चलाजल रीजन में फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड का, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो चारों मेगास्पोर में से कितना मेगास्पोर फंक्शनल होता है मेजोरिटी में, तो एक। तो अगर मैं बोल दूँ इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, तो वो भी गलत हो जाएगा। मेजोरिटी में सिर्फ क्या होते हैं, 1 मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं, बाकी सब डी जनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शनल, ओनली द फंक्शनल जो 1 मेगास्पोर है वो डेवलप होता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट या इम्ब्रियोसैक में। इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, जिसमें इम्ब्रियोसैक सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, गलत हो जाएगा, माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। या फिर मैं बोलूँ टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच रिमेन्स एट द सेंटर, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मूव कर रहा है अपोजिट पोल पे, देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड किए और दोनों का अपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं। फिर 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगा। ये जो माइटोसिस है वो कैसे हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है, यानी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल कितने सेल वॉल का लेट डाउन होगा, उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, इम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द इम्ब्रियोसैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई है वो पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं उसको, और वो सेंट्रल सेल में ही रह जाता है, लार्ज सेंट्रल सेल में। तो अगर देखें तो कितने माइटोसिस कितने हुए हैं, देख लो 1 2, एक माइटोसिस हुआ तो 2 बन गए, फिर दूसरा माइटोसिस, फिर तीसरा माइटोसिस, 3 माइटोसिस हुए, ठीक है। माइटोसिस तो 3 है, लेकिन कैसे हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद कितने के अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है, तो सिर्फ 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है, बाकी 2 जो है वो तो सेंट्रल सेल में ही रह गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल है विद इन द एम्ब्रियो। 3 सेल्स कैसे हैं, ग्रुप टुगेदर द माइक्रोपाइलर एंड, उसको क्या बोल रहे हैं, एग अपैरेटस। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 सेल हैं वो क्या है, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स है, ठीक है। तो एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होते हैं। सिनर्जिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है एट द माइक्रोपाइलर टिप में। तो अगर मैं बोलूँ कहाँ पे, तो माइक्रोपाइलर टिप में होता है। अगर यहाँ पे बोलते बेस ऑफ सिनर्जिड तो गलत हो जाएगा, माइक्रोपाइलर टिप में। तो माइक्रोपाइलर टिप में क्या है, सिनर्जिड में स्पेशल थिकनिंग, जिसको फाइलीफॉर्म अपैरेटस बोल रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। अगर मैं बोल दूँ फंक्शन ऑफ फाइलीफॉर्म अपैरेटस इज गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू द एग, तो गलत हो जाएगा, इनटू द सिनर्जिड करता है, सिनर्जिड में गाइड करता है, फिर सिनर्जिड में आने के बाद वो एग में जाता है, वो जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो गाइडिंग इनटू द एग हो जाएगा, ठीक है। 3 सेल्स जो है चलाजल एंड पे है, उनको क्या बोल रहा है, एंटीपोडल सेल। तो ये जो तीनों सेल है उसको क्या बोल रहा है, एंटीपोडल सेल, चलाजल एंड पे है, ठीक है। उसके अलावा जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसके पास 2 न्यूक्लियाई है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में कितने, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल हो गए। तो देख ही रहे हो, 2 जो पोलर न्यूक्लियाई वो सेंट्रल सेल में है, तो 3 6 और एक लार्ज जो सेंट्रल सेल है वो, तो 7 सेल हो गया और 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गया, ठीक है।
फाइलिफॉर्म एपेरेटस का एक और काम क्या है कि ये अब्जॉर्व करता है फूड को, न्यूट्रिशन को न्यूसेलस के सेल से, जो सराउंडिंग न्यूसेलस के सेल्स हैं उससे अब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट को और ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रांसफ़र सेल भी है, ट्रांसफ़र की तरह सिनर्जीड को जो है वो ट्रांसफ़र सेल भी है देखा जाए तो, क्योंकि सिनर्जीड में फाइलिफॉर्म जो एपेरेटस है वो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसका PYQs 5 मिनट में देख लेते हैं और देखेंगे कि मोस्ट सारे PYQs ऑलमोस्ट 90% जो है वो डायरेक्ट NCERT के लाइन से ही आए हैं। अब हम PYQs देख लेते हैं यहाँ तक का। ठीक है, जहाँ तक हमने पढ़ा है पॉलिनेशन के पहले तक का सारा PYQs देखते हैं। देखो ये नीट 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से कितना मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन है? तो देखो मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बना रहे हैं, तो एक मियोसिस हो जाएगा, यानी ये दोनों तो गलत हो गया, एक मियोसिस। अब माइटोसिस कितना हो रहा है? तो 3 माइटोसिस होकर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन रहा था, तो ये भी गलत, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, ये भी नीट 2025 का ही क्वेश्चन है। अजर्सन देखो, सेल्स ऑफ टेपेटम पजेस्ट डेंस साइटोप्लाज्म, सही बात है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ये बात भी सही है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेपेटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल, नहीं गलत, डेवलपिंग पोलन ग्रेन डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो देख लो डायरेक्ट NCERT के लाइन में बस छोटा सा चेंज किया, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और गलत कर दिए होंगे। ठीक है, तो रीज़न जो है वो फॉल्स है और अजर्सन कैसा है, ट्रू है। अब देखो ये भी अजर्सन रीजन है नीट 2025 का ही। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं मैच्योरिटी में और 7 सेल, अभी देखा हमने। द एग एपेरेटस हैज़ 2 पोलर न्यू, नहीं, सेंट्रल लार्ज सेंट्रल सेल जो होता है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियर होता है, यानी अजर्सन इसमें भी ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो ये हो गया। अब नीट 2024 का जो क्वेश्चन है वो देख लो, पोलन ग्रेन्स रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइन लेयर, क्यों? क्योंकि इसमें पास स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, उसके अलावा विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल, ओव्यूल का कौन सा जो पार्ट है जिसमें रिजर्व फूड, तो ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं कौन से, न्यूसेलर सेल्स ऑफ न्यूसेलर क्या होते हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म 2023 का क्वेश्चन है मणिपुर में। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में कौन से करेक्ट सेट ऑफ, तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में ए है, बी है, सी, इन्हीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी सी तीनों पढ़ लेते हैं। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, डी जनरेशन ऑफ द 3 मेगास्पोर, यानी ये बी तो ए से पहले ही आएगा। ठीक है, फिर मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, तो ये तीनों में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो यानी बाकी दोनों को तो हम काट ही देते हैं। अब देखो सी के बाद बी और ई है, तो सी के बाद बी क्या है, डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, और ई क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7, ये तो सबसे लास्ट में होता है। तो बी के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, पहले तो बी आएगा। ठीक है, तो ये मार देंगे। ठीक है, और आगे भी पढ़ लेना अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स वायबल फॉर मंथ, 3 ही फैमिली हमने पढ़ा था, कौन कौन सा, रोजेस, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी, तो ये हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर से एक अजर्सन रीजन क्वेश्चन है, और फ्लावर इज, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्लावर इज मोडिफाइड, इज डिफाइंड एज मोडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ये सही बात है। तुम जहाँ से इनफ्लोरेसेंस से स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें देखोगे तो पहला ही जो 2 लाइन है उसी से ये क्वेश्चन है। इंटरनोड ऑफ सूट जो है वो गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो ये दोनों ही सही है, अजर्सन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और ये वही लोग सही कर सकते हैं ना जिनको वो लाइन एकदम प्रॉपर याद हो, नहीं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहली बात ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो हैप्लॉइड कौन कौन से होंगे, तो सिनर्जी ये चारों हो सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड कौन से होंगे, तो डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं, एंटीपोडल नहीं, सिनर्जी डिप्लॉइड है नहीं, तो बच गया क्या, जाइगोट, तो ये सही हो जाएगा डिप्लॉइड में। इन जनरल में ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। इन जनरल द एग apparatus ऑफ एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में, तो 1 एग सेल तो होगा ही होगा, फिर से एग apparatus में, इन द जनरल एग apparatus ऑफ इन एंजियोस्पर्म क्या क्या होता है, 1 एग सेल होंगे। ठीक है, और 2 सिनर्जीड्स होंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 एग सेल 2 सिनर्जीड, लेकिन 2 पोल एंटीपोडल सेल, ये गलत हो जाएगा, 3 एंटीपोडल सेल होंगे 2, तो ये डी चला जाएगा। ठीक है, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ, तो वही सेम वही रोजेसी और लेगुमिनेसी फैमिली से। ठीक है,
टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। सेल कितने होते हैं, 7 सेल्ड, तो सी सही हो जाएगा। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, तो ऐसे कौन से हैं, तो देखो पोलन ग्रेन है इनसाइड द एंथर, तो पोलन ग्रेन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करेगा आगे, और एंथर जो है वो प्रीवियस जनरेशन हो गया। फिर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, एग सेल होता है इनसाइड द, तो ए और डी हो जाएगा इसका, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट द रीजन, कौन सा, हाइलम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी नीट 2020 का है। ये 2019 के क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, यानी चारों नहीं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। देख रहे हो एनसीईआरटी के बाहर तुम्हें कुछ देखना पड़ रहा है। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जीड, सिनर्जीड में जो मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं उनका क्या फेट है, तो एक तो एक के साथ फ्यूज होगा और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, तो वन फ्यूजेज विद द एग, अदर फ्यूजेज विद सिनर्जीड न्यूक्लियस के साथ नहीं, डी जनरेट भी नहीं, वन फ्यूजेज विद द एग, अदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, तो स्पोरोपोलिन जो है वो। पोलन ग्रेन जो होता है कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, कितना डिग्री सेल्सियस में, तो 190 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल नहीं मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या है, एग हैज अ फाइलीफॉर्म अपेट, नहीं, सिनर्जीड में होता है। रिडक्शन डिवीजन अकॉर्डिंग मेगास्पोर, ये टोटल क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, तो ये सही होगा। रिडक्शन डिवीजन किस में होता है, मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। ये भी कौन से, ये 2016 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन जो है वो ट्रू नहीं है, तो एक जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये तो सही है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी सही है। टेपेटम्स हेल्प्स इन डेहिसिस, नहीं, ये नर्सिंग में हेल्प करता है, डेहिसिस में नहीं करता है। लेकिन चलो आगे देखते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कौन, ये तो सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी गलत तो सिर्फ यही हो सकता है। 2015 का क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा, ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड है, तो अकॉर इन एंथर, नहीं, मेगास्पोरोजेनेसिस तो नहीं है। फॉर्म गैवेट विदाउट फर्दर, ये भी गलत है। क्या मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में म्यूसिस होता है, तो ये सही हो जाएगा। फाइलीफॉर्म अपैरेटस, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, तो सिनर्जीड्स के हैं, तो ये सही हो जाएगा। देख रहे हो, मेल गैमेटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस क्या करते हैं, तो देखो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 स्पर्म बना देता है, 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल, ठीक है, तो एट द एंड तो 3 सेल स्टेज होता है। ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अब देखो हमने पढ़ा नहीं है ट्रांसमिशन टिश्यू क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, पिस्टिल का बात कर रहा है, तो ट्रांसमिशन टिश्यू कहाँ हो सकता है, जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करे, तो स्टिग्मा पे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हॉलो होगा तो वहाँ टिश्यू प्रेजेंट कैसे होगा, तो सॉलिड स्टाइल में होगा, ठीक है, तो ये हम थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन जो है वो ट्रू नहीं है, तो पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, ये सही बात है। पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, ये भी सही है। चलो, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर, नहीं, वो तो नेक्टर वगैरह से बनाते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलो आगे का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सेक्रेट फाउल ऑर्डर, तो ये हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि हाँ ये फाउल ऑर्डर सेक्रेट करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, यानी एक ही स्टेटमेंट गलत है, वो ये। फंक्शन ऑफ फाइलीफॉर्म अपैरेटस क्या है, तो गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, भी हो जाएगा, ठीक है। पॉलन टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट एज सप्लीमेंटिंग फूड, तो देख रहे हो इतना क्वेश्चन करने के बाद ऑलमोस्ट कितना 28 क्वेश्चन है, तुम एक क्वेश्चन अगर ट्रांसमिशन टिश्यू को छोड़ दो तो बाकी सारे एनसीईआरटी से आए हुए हैं। इवन जो नीट 2025 के भी 3 क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं से आए हुए हैं, और वो भी किनको, जो मतलब थोड़ा अच्छे से, जैसे टेपेटम वाला क्वेश्चन देख लो, ये तो वही बना पाएगा ना जो जिनको वो लाइन याद है, ठीक है, तो इतना इनसाइड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी, और मैंने तो और कितने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, तुमने ऑलमोस्ट हर लाइन तुम्हारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो अपना कमेंट करके बताओ कैसा लगा, एंड अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ कि पार्ट 2 चाहिए तुम्हें, ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।